Bluetooth mode. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आई होप आप लोग एएस की दुनिया में अच्छे से फिट हो चुके हो। 2 एएस हमारे हो गए हैं। टुडे वी आर गोइंग टू कंक्लूड अनदर एएस, आवर सेकेंड एएस। देन जो हमारा तीसरा एएस है एएस 4, वेरी वेरी स्मॉल, हार्डली 3 से 4 कंसेप्ट उसमें रहेंगे। तो उसमें बिल्कुल भी ट्रबल नहीं होगा आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं एएस 5 का एक्सटेंशन है। और बहुत ही स्मार्टली एएस 4 और एएस 5 उन्होंने रखा भी उसको आगे पीछे ही है, और बहुत ही स्मार्टली दोनों एक दूसरे से थोड़ा सा मिल भी जाते हैं। सो बहुत आपको मजा आएगा एएस 4 में भी। एंड आई होप ये एएस आपको ट्रबल नहीं कर रहे थे। एंड मैंने आपको पहले भी बोला है, फिर से बोलूंगा कि वी विल हैव टू कीप दिस इन माइंड दैट यस, आईसीआई हैज सम अनसर्टेनिटीज कुछ कुछ जगह पे, कहीं कहीं। लेकिन एक बात श्योर है कि जब से न्यू कोर्स आया है 2024 से, एग्जाम में दे हैवंट आस्क्ड एनीथिंग व्हिच इज एम्बिगुअस। मतलब उनको अल्टरनेट आंसर का काम पड़े ऐसा उन्होंने कुछ किया नहीं है। ठीक है, सो हम लोग वही उम्मीद से आगे बढ़ेंगे। जो भी कंसेप्ट है हमको कंसेप्ट ध्यान में रखने हैं। जो लाइंस में लिखवा रहा हूँ आपको कि अगर ये आया तो ये अपने को ऐसा आंसर लिखना है, ये स्टेप में लिखना है, बस वो ध्यान में रखना है। ठीक है, ये जो कंसेप्ट नोट्स है कि किसको पीपीआई बोलते हैं, किसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोलते हैं, किसको एक्सेप्शनल बोलते हैं, ये एक दो बार रिवाइज करने से एकदम ग्रिप नहीं आएगा आपको। लेकिन आप जब 3-4 बार रिवाइज कर चुके होंगे ना, आपके दिमाग में फिर आप 10 लोगों को सिखा सकते हो। वो लेवल पे आप पहुंच जाओगे और वो लेवल पे अपने को पहुंचना है। ठीक है, क्लियर है? सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट अस स्टार्ट विथ our next class of accounting standards. Shall I start? 3, 2, 1, start. सबसे पहले before completing the question bank of AS5, let us first have quick revision 5 मिनट का। ठीक है एवरीबडी? हाँ, कोई बुक्स का रीड नहीं है, बुक सामने रखो लेकिन सिर्फ ध्यान दो, और जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ पीछे पीछे बोलते जाओ। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे ऑर्डिनरी एक्टिविटीज की। तो ऑर्डिनरी एक्टिविटीज क्या है? बेसिकली पूरे साल में हुई हुई रिकरिंग एक्टिविटीज, डे टू डे ऑपरेशंस की एक्टिविटीज जो पीएनएल में आती है इनकम और एक्सपेंस के रूप में। करेक्ट है? डन। विल गो टू एक्सेप्शनल एक्टिविटीज। एक्सेप्शनल एक्टिविटीज क्या है? एक्सेप्शनल एक्टिविटीज आर नथिंग बट ऑर्डिनरी एक्टिविटीज which require special disclosure because of their nature, size और incidence। ठीक है, ये अपनी सेंटेंस है एक्सेप्शनल एक्टिविटीज का। बट ये कौन है? ये ऑर्डिनरी एक्टिविटी है, ये ऑर्डिनरी एक्टिविटी है। ठीक है, लेकिन इसका साइज नेचर ऐसा है कि ये एक्सेप्शनल बन जाता है। राइट, इसमें अपने तरह तरह के एग्जांपल देखे थे। उसके बाद में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम क्या था कि ये ऑर्डिनरी नहीं है। अर्थक्वेक आ जाना, फ्लड आ जाना, हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाना, ये सब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है जो बार बार नहीं होते। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम अपने आप को चीख चीख के बोलेगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में कोई अल्टरनेटिव आंसर नहीं है। जो चीख चीख के बोल रहा है कि मैं क्रैश हो गया, कि फ्लड आ गया, कि अर्थक्वेक आ गया, ऐसी कोई चीज होती है जो रोज नहीं होती। ठीक है, वो होती है एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिविटी, और उसका अलग से डिस्क्लोजर अपने को करना पड़ता है। ठीक है, जहां जहां पे इन्होंने एम्बिग्यूटी रखी है कि वो उसको एक्सेप्शनल भी बोलेंगे, वो उसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी बोलेंगे, वहां पे वो अल्टरनेटिव आंसर देंगे। ठीक है, तो अपने को उनको ऑर्डिनरी मानना है, इसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी मानना है। यस, करेक्ट है। मैंने आपको एक और चीट कोड दिया था कि जब आप कंफ्यूज हो कि यार ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेरे को नहीं लग रहा, ठीक है, तो आप एक्सेप्शनल की तरफ ज्यादा झुकाव रखना। ठीक है, लेकिन आपकी गलती होगी कि अगर आपने क्वेश्चन में वो वियर्ड वर्ड को अंडरलाइन नहीं किया। वो वियर्ड वर्ड का नाम है क्रैश, फ्लड, अर्थक्वेक। वो एक वर्ड जो अजीब है वो डिसाइड करेगा कि वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है या नहीं है। डन। आपने एक बार डिसाइड कर लिया केस पढ़ के कि ये क्या है, फिर लिखने का आंसर सेम है। ठीक है, स्टेप नंबर 1 एएस का नाम लिखेंगे। स्टेप नंबर 2 मीठा मीठा कंक्लूजन छोटा सा। स्टेप नंबर 3 आपका जो मेन लाइंस मैं लिखवा रहा हूं वो मेन लाइंस मतलब प्रोविजन। स्टेप नंबर 4 जस्टिफिकेशन। ठीक है, थोड़ा बहुत केस लिखो, आपके प्रोविजन से केस को मिलाओ और बताओ कंपनी ने ये किया। फाइनली एक 1 लाइनर या 2 लाइनर कंक्लूजन। ये 5 स्टेप में एक केस का आंसर ऐसे करती है। फिर मैंने बताया था कि अगर एक क्वेश्चन के अंदर 4 सब क्वेश्चन है, 1 2 3 4, है ना, जैसे मे 26 में मैंने कल बताया आपको पूछा है, तो ये 4 सब क्वेश्चन के केस में आपको कोई प्रोविजन वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है। आपको 1 2 3 4 करके आंसर करना है। हल्का हल्का प्रोविजन और कंक्लूजन, हल्का हल्का प्रोविजन और कंक्लूजन। बच्चे गलती करते हैं इसमें, हर एक इसमें 1 2 3 4 5 तीनों में वो प्रोविजन पैराग्राफ बनाएंगे, फैक्ट बनाएंगे, कंक्लूजन बनाएंगे। क्योंकि ह्यूमन मेंटेलिटी क्या है, जो चीज मेरे को आ रही है मैं चाहता हूं कि मैं उसको डेकोरेट करूं,
मैं भर भर के लिखूं, लेकिन विडंबना ये है कि वो 4 मार्क के क्वेश्चन में 4 ही मार्क मिल सकते, 40 नहीं मिल सकते। ठीक है, तो बाजी का पेपर छोड़ो मत। तो ये दिमाग में रखो कि 1 2 3 4 है, मतलब मेरे को अलग से लिखने का काम नहीं है। डन। उसके बाद में मैं आता हूं, अब ये मेरा एक सेट खत्म हो गया, ऑर्डिनरी, एक्सेप्शनल, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ये सेट खत्म हो गया। अब आता है मेरा अगला सेट, उसका नाम है प्रायर पीरियड आइटम। ये बेचारा स्टैंड अलोन सलमान खान है, इसको किसी का जरूरत नहीं है। ठीक है, ये बोलता है मैं हूं एरर और ओमिशन। ठीक है, मैं पिछले साल हुआ हूं, मालूम इस साल पढ़ा हूं, मैं पिछले साल को बिलोंग करता हूं और इस साल मालूम पढ़ा हूं, और मेरा नाम है एरर और ओमिशन, मैं पिछले साल को बिलोंग करता हूं। समझा ना? तो मैंने क्या बोला, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया, अक्रूवल प्रिंसिपल क्या बोलता है, जैसी बिल आया वैसी एंट्री पास कर दो। पे कब कर रही, मैटर करता क्या? नहीं मैटर करता। लेकिन अकाउंटेंट ने क्या किया, पिछले साल का फरवरी मार्च का इलेक्ट्रिसिटी का बिल अकाउंट ही नहीं किया। पे का हमको कोई मतलब नहीं है, अकाउंट ही नहीं किया। ठीक है, तो ये एरर हो गया, अकाउंट करना चाहिए था उसने, है ना? हमको इस साल मालूम पड़ रहा कि पिछले साल उसने बिल अकाउंट ही नहीं किया, तो हम इस साल तो करेंगे, गलती सुधारना पड़ेगा ना, आज नहीं तो कल। जब हम वो गलती सुधार रहे हैं तो हमको उसको पीपीआई बोल के अलग से दिखाना है, हम उसको अदर एक्सपेंसेस में ऐड नहीं करेंगे, पीएनएल के फॉर्मेट में उसको ऐड नहीं करेंगे, अलग से पीपीआई बोल के दिखाएंगे। क्लियर है? इसके बाद में अब मेरा तीसरा और आखिरी सेट एएस5 का था, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। करेक्ट है, हमने बोला कि जब एएस में ऑप्शंस अवेलेबल है कि तू इस चीज को ऐसे भी ट्रीट कर सकता है, ऐसे भी ट्रीट कर सकता है, जब ये ऑप्शंस अवेलेबल है तो उसको बोलते हैं अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज। बराबर है? सिर्फ डेप्रिसिएशन एकमात्र इसमें एक्सेप्शन है, जहां पे उन्होंने बोला है कि वो अकाउंटिंग एस्टिमेट रहेगा, और ये अभी 20 बार बोल चुके हैं पूरी क्लास में। इसके बाद में भी अगर कोई गलती करता है, मतलब कहीं ना कहीं उसके नसीब खराब। ठीक है, यस, ओके। तो अकाउंटिंग पॉलिसी तो मेरे को लगता है एकदम क्लियर है। एक एक क्वेश्चन हमने क्वेश्चन में देखा था जहां पे पॉलिसी वर्ड से आप कंफ्यूज हो गए थे। ठीक है, वो जानबूझ के डेप्रिसिएशन का लिखेगा चीज और वहां पे पॉलिसी लिखेगा कि कंपनी ने अपनी पॉलिसी एसएलएम से डब्ल्यूडब्ल्यूडी में शिफ्ट करी। वो पॉलिसी वर्ड वो जानबूझ के लिख रहा है आपको गुमराह करने के लिए कि आप लिख दो कि ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है। नहीं, डेप्रिसिएशन आया तो एज पर एएस 10 रिवाइज्ड आईसीआई ने क्लियर कर दिया कि वो रहेगा अकाउंटिंग एस्टिमेट। वेरी गुड। अब आता है चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट वेरी क्लियर था, अगर आप किसी भी चीज का एस्टिमेट चेंज कर रहे हो, अंदाज चेंज कर रहे हो, तो वो चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट रहेगा। जैसे डेप्रिसिएशन हो गया, डेप्रिसिएशन के साल हो गए, डेप्रिसिएशन का परसेंटेज हो गया, राइट। उसके अलावा प्रोविजन बनाया, आपने वारंटी प्रोविजन बनाया, पहले 5% के बनाते थे, अब 2% का बना रहे हो, तो ये आपने एस्टिमेट में चेंज किया। इस तरह के कोई भी एस्टिमेट में आप चेंज किए उसको चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट बोलते हैं। मेरी ऐसी इच्छा होती है कि आपको जब क्वेश्चन आया तो जैसा मैंने बोला कि पहले एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को रूल आउट कर दो, है ना। वो रूल आउट हो गया, मतलब बचा क्या, एक्सेप्शनल बचा। बराबर है? वैसा ही चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी को रूल आउट कर दो कि अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज तो है ही नहीं, तो बचा क्या, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। क्लियर है? इसमें मैंने सिखाया था कि अगर प्रोविजन है, तुम पहले 5% बनाते थे लेकिन अब तुमने बनाना ही बंद कर दिया, तो ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है। तुमने पॉलिसी बंद कर दी कि मैं बनाऊंगा नहीं। दिस इज अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, नॉट अ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। प्लीज 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 डू रिमेंबर दिस। हाईली टेस्टेड पॉइंट ऑफ आईसीआई मे कम इन अपकमिंग एग्जाम्स। ठीक है, कि प्रोविजन बनाना ही बंद कर दिया। और इस तीसरे सेट में हमारी आखिरी चीज थी न्यू अडॉप्शन ऑफ पॉलिसी। न्यू अडॉप्शन ऑफ पॉलिसी में मैंने 2 चीज आपको सिखाई थी। एक कि सर पहले, इसके पहले तक हम पेंशन देते ही नहीं थे, किसी को ही देते नहीं थे, रंग ग्रुप कुछ देते ही नहीं थे। आज हमने चालू किया कि हम देंगे, तो चालू किया मतलब न्यू अडॉप्शन ऑफ पॉलिसी, ना चेंज है। तो इसको लोग आंसर कैसे करते हैं, इट इज नॉट अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। ठीक है, और उसमें हमने बोला था कि व्हेन इवेंट्स ऑकर्ड, ठीक है, विच आर डिफरेंट फ्रॉम द इवेंट्स विच आर ऑलरेडी ऑकरिंग, अडॉप्शन ऑफ पॉलिसी फॉर सच इवेंट्स इज नॉट अ चेंज इन अकाउंटिंग। पहले वो क्या बोलते हैं, नॉट अ चेंज, पहले वो बोलते थे नहीं चेंज नहीं है, और फिर बोलते हैं ये न्यू अडॉप्शन। क्लियर एकदम? तो पहले आप ये लिख देना नॉट अ चेंज, है ना, और फिर न्यू अडॉप्शन। क्लियर है? और जरूर एक बात समझना, AS5 में, ये शायद मैं पहली बार बोल रहा हूं, बोलते रहूंगा लेकिन अब समझना कि मैं आखिरी बार बोल रहा हूं कि AS5 स्पेसिफिकली थ्योरी ASS में और स्पेसिफिकली AS5 में अंडरलाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका आंसर वेल कंस्ट्रक्टेड नहीं है, उतना प्रॉपरली कंस्ट्रक्टेड नहीं है, या आपको लगता है कि नहीं, आपने ये जो नॉट अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, न्यू अडॉप्शन, इन लाइंस को अगर आपने इन वर्ड्स को अंडरलाइन कर दिया ना, वो पूरा आंसर नहीं पड़ेगा।
आप उसको कंफर्ट दे दो कि मैंने सही लिखा है, ठीक है। फिर आपके प्रेजेंटेशन को देख के वो मार्क्स दे देगा, चल कौन पढ़ेगा पूरा। मैं बता रहा हूं आपको, अनुभव से बता रहा हूं, ऐसा होता है। इसके लिए आपके अनलाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? ठीक है, ओके। उसके बाद में एक लास्ट चीज हमने ये डिस्कस करी थी कि अगर मान लो पहले पॉलिसी थी, लेकिन वो पॉलिसी एडॉक पॉलिसी थी। क्या थी? वो क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन में एडॉक वर्ड भी यूज किया। तो एडॉक पॉलिसी थी, कोई सिस्टम नहीं था पॉलिसी का, बस दे रहे हैं, ठीक है, बोनस दे रहे हैं, जो अच्छे से तैयार होगा उसको बोनस दे, इसको नहीं दिया, मतलब कोई पैरामीटर नहीं है उसका। और अब कंपनी बोलती नहीं चलेगा, ऐसा सही फालतू बना है ये, सब लोग बुरा मान रहे हैं, हम एक प्रॉपर पॉलिसी बनाएंगे उसकी कि कौन बोनस के लिए एलिजिबल है, कौन नहीं है। अब ये न्यू अडॉप्शन है, पहले एडॉप तरीके से काम हो रहा था। क्लियर है? डन? करा दे रिवीजन, एक बार खुद के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है, सभी लोग काफी ऐसे लग रहे थे कि रिस्पॉन्सिव है, सबको समझ रहा, मतलब सबको आ रहा, हमने रिवाइज करके आए, वेरी गुड। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू फर्स्ट फटाफट कंप्लीट आवर रिमेनिंग क्वेश्चंस। ठीक है, इसका होमवर्क क्या क्या था वो हम लोग चेक करेंगे 850 855 को। ठीक है, सब लोग रेडी रहना उसके लिए। चलो, अभी पीपीआई के मेरे 2 क्वेश्चन बचे थे, लेकिन अब उसको बाद में लेंगे। चलो, अब मेरे को एक एक करके बताते जाओ। 1 अपना हो गया ना, ठीक है, 2 अपना बचा है, 3 ले लो। चलो सभी लोग, ड्यूरिंग द ईयर, सब लोग रेडी है? ड्यूरिंग द ईयर, मैम वही बढ़ जाओ। ड्यूरिंग द ईयर 2021-22, a medium size manufacturing company wrote down its inventories to net realizable value by rupees 5 लाख, है ना। कंपनी ने क्या किया, अपनी ये नहीं हुआ था ना अपना, हाँ, कंपनी ने क्या किया, अपनी जो इन्वेंट्री है उसको वो एनआरवी पे लेके आ गए। काय पे? मतलब कंपनी की जो एनआरवी है, इन्वेंट्री की जो एनआरवी है, वो कॉस्ट से नीचे चले गई। ओ माय गॉड, अभी इन्वेंट्री तो ऑर्डिनरी एक्टिविटी है, डे टू डे लगती है, ठीक है, लेकिन है ऑर्डिनरी, बट ऐसा ऑर्डिनरी एक्टिविटी है कि इसका सेपरेट डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्यों नहीं है? कोई फ्लड अर्थक्वेक ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऑर्डिनरी एक्टिविटी अपनी इन्वेंट्री की थी, अपन वैल्यूएशन करते हैं इन्वेंट्री का, हर साल करते हैं, लेकिन इस साल क्या हुआ, वो कॉस्ट से भी नीचे चले गए। तो ये है ऑर्डिनरी एक्टिविटी, बट विच रिक्वायर्स सेपरेट डिस्क्लोजर बिकॉज ऑफ इज साइज, नेचर एंड इंसिडेंस। ठीक है, तो इज सेपरेट डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड। अब देखो इन्होंने कैसे आंसर किया इसको, ऑल्दो द केस अंडर कंस्ट्रक्शन डज नॉट रिलेट टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। बोले ये जो केस है ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम का तो नहीं है, इसने क्या है उसको रूल आउट कर दिया। हमको ऐसा आंसर लिखना है जरूरी नहीं है, हमारे पास हमारे स्टेप्स है, आपको आपकी वर्डिंग मिलेगी इसमें। बट द नेचर एंड अमाउंट ऑफ सच आइटम may be relevant to the users of FS in understanding the financial position of an enterprise। वो क्या बोलता है, जब ऑर्डिनरी एक्टिविटी लिखता है ना, तो क्या बोलता है, ऑर्डिनरी एक्टिविटी विच रिक्वायर सेपरेट डिस्क्लोजर, ऑर्डिनरी एक्टिविटी विच रिक्वायर सेपरेट डिस्क्लोजर बिकॉज ऑफ हिज साइज, नेचर एंड इंसिडेंस। और फिर उसके बाद में बोलता है एंड सच आइटम मे बी रेलेवेंट टू द यूजर्स of FS in understanding the financial position and performance of an enterprise and in making projections about the financial position and performance। समझा? ठीक है, तो ये चीज भी वो एक्सेप्शन में ऐड करना, मैं ये क्वेश्चन के बाद में लिखाऊंगा एक्सेप्शन की लाइन क्या है। ठीक है, तो उसका साइज, नेचर और इंसिडेंस ऐसा है कि वो अलग से बताना जरूरी है, और यूजर्स के लिए वो रेलेवेंट होता है, यूजर्स के लिए समझने के लिए इजी होता है कि कंपनी का रियल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या था। समझ में? इसी के लिए भले ही वो ऑर्डिनरी एक्टिविटी, बेटा लाइट चालू करो परीक्षित पीछे वाला, भले ही वो ऑर्डिनरी एक्टिविटी है, लेकिन उसका हम लोग सेपरेट डिस्क्लोजर करेंगे पीएनएल में, एक्सेप्शनल आइटम बोल के। उसको हम लोग सैलरी में ऐड नहीं करेंगे, उसको हम लोग डेप्रिसिएशन में ऐड नहीं करेंगे, उसको हम लोग अदर एक्सपेंस में ऐड नहीं करेंगे, लेकिन उसको प्रॉफिट के नीचे अलग से लिखेंगे एक्सेप्शनल आइटम। ठीक है, अब देखो AS5, AS का नाम लिख दिया, स्टेट्स दैट व्हेन आइटम्स ऑफ इनकम और एक्सपेंस विद इन द प्रॉफिट और लॉस, बोलो व्हेन आइटम ऑफ इनकम एंड एक्सपेंस, व्हेन आइटम ऑफ इनकम एंड एक्सपेंस, व्हेन आइटम ऑफ इनकम एंड एक्सपेंस, व्हेन आइटम ऑफ इनकम एंड एक्सपेंस विद इन द P&L from ordinary activities, from ordinary activities, when items of income and expense, when items of income
विद इन द P&L फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटीज, मतलब आइटम्स कैसे है, ऑर्डिनरी एक्टिविटी से है, आर ऑफ सच साइज एंड नेचर एंड इंसिडेंट्स दैट देयर डिस्क्लोजर is relevant to explain financial performance of the enterprise and the nature and amount of such items should be disclosed separately. क्लियर है? अब आप अपनी बुक में वो जो अपन बना रहे थे ना नोट्स, उसमें तीसरा ओपन करो फील्ड, उसका नाम रहेगा एक्सेप्शनल आइटम। फटाफट जो जो एब्सेंट थे थोड़ी प्लेस छोड़ देना। एक्सेप्शनल आइटम है ना, इसमें पहला बुलेट डालो, मैं लिखवाता हूं वो डालना, ठीक है? आपको ये इंग्लिश लिखनी है, ठीक है? अच्छा, अभी वो स्टेप तो सबके लिए सेम ही है, पहले ये इसका नाम, फिर छोटा सा कंक्लूजन, फिर आते हैं अपन स्टेप नंबर 3 में लिखा रहा हूं, मतलब क्या आप वर्डिंग्स क्या लिखोगे, ठीक है? तो आप पहला लिखो when item of income and expense from P&L, ऐसा लिखो, are of such size then nature then incidence। ऐसे साइज और नेचर और इंसिडेंस की है कि उनका अलग से डिस्क्लोजर, दैट देयर सेपरेट डिस्क्लोजर, दैट देयर सेपरेट डिस्क्लोजर इज वारंटेड, या फिर नेसेसरी, जो भी लिखना है, फॉर users to understand financial performance of the enterprise। ये लाइंस आपको लिखनी है एक्सेप्शनल के लिए, उसके बाद में आपको जस्टिफिकेशन दे देना है कि कॉस्ट से एनआरवी हो गई है तो ऑर्डिनरी लेकिन एक्सेप्शनल है, ठीक है? और फिर उसके बाद में कंक्लूजन की हैंस दिस इज एन एक्सेप्शनल आइटम। हो गया? ठीक है, चलो ठीक है, तो ये हो गया पहला वाला क्वेश्चन, है ना? अभी दूसरा, अ कंपनी साइंड एन एग्रीमेंट, एक कंपनी है उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया अपने एम्प्लॉय यूनियन से, किससे साइन किया? अपने एम्प्लॉय यूनियन से 1 सितंबर 2022, है ना? काय के लिए? कि हमारी पगार रिवीजन करो विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट फ्रॉम 30 सितंबर 2021, मतलब पिछले साल से रेट्रोस्पेक्टिवली करो। दिस वुड कॉस्ट द कंपनी एन एडिशनल लायबिलिटी ऑफ 5 लाख, जिस रेट्रोस्पेक्टिव करने के कारण कंपनी का 5 लाख का बढ़ जाएगा। क्या इसका डिस्क्लोजर नेसेसरी है फॉर द अमाउंट पेड इन 2022 एंड 2023? ठीक है, सबसे पहले खुद से पूछने का कि ये रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन है, करेक्ट है? पहले ये पूछने का कि क्या ये एरर और ओमिशन है क्या? नहीं, क्योंकि सर रेट्रोस्पेक्ट वो तो आज बात चालू, हमको पिछला नहीं मालूम था कि हमको पगार बढ़ाना पड़ेगा, तो वो एरर ओमिशन तो नहीं है, मतलब पीपीआई कैंसिल है। क्या ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है क्या? नहीं सर, कोई फ्लॉड अर्थक्वेक ऐसा कुछ हुआ नहीं, वो भी नहीं है, करेक्ट है? उसके बाद में क्या ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है क्या? नहीं, ये कोई पॉलिसी थोड़ी है। यस, कोई एस्टिमेट का चेंज, तो ये बेसिकली क्या है? ये एक ऑर्डिनरी एक्टिविटी है, लेकिन इसका सेपरेट डिस्क्लोजर जरूरी है। देखते हैं, इट इज गिवन दैट रिवीजन ऑफ वेजेस टुक प्लेस ऑन 1 सितंबर 2022 विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट फ्रॉम पिछले साल। देयरफॉर वेजेस पेएबल फॉर द हाफ ईयर फ्रॉम 1 अक्टूबर 2022 टू 31 मार्च 2023
cannot be taken as error or omission in the preparation of financial statements। वो बोलता है कि अब आगे का जो है 30 सितंबर 2022 को वेज का रिवीजन हुआ था, अभी 30 सितंबर से हाफ ईयर बचा है, करेक्ट है। तो ये जो हाफ ईयर है ये तो बोले एरर और ओमिशन है ही नहीं, ठीक है। हाँ ठीक है, हमको वो तो मत सिखा दो। हेंस एंड हेंस दिस एक्सपेंडिचर कैन नॉट बी टेकन एज प्रायर पीरियड आइटम, तो बोले वो तो पीपीआई नहीं हो सकता, ठीक है। आगे सुनो, एडिशनल वेजेस लाइबिलिटी ऑफ 7,50,000, ठीक है, फॉर 1.5 years that at the rate 5 lakh per annum should be included in the current year's wages, ठीक है। जो एडिशनल लाइबिलिटी है जो रेट्रोस्पेक्टिव के कारण आई है, किसके कारण आई है, वो इस साल में आनी चाहिए, वो इस साल में आनी चाहिए। अब सर ये फिगर 1.5 लाख कैसा है, सुनो, उसने क्या बोला था, 30 सितंबर से बोला था, करेक्ट है। मतलब पिछले साल के 30 सितंबर से, ये देखो ये 39 है, ठीक है, ये है 31 मार्च है ना 2022, ये था 2021, ये हो गया 6 महीना, और ये हमारा अब चालू साल हो गया जिसमें एक्चुअली रिवीजन हुआ था, करेक्ट है। वो रिवीजन कहां हुआ था, यहां हुआ था 30 सितंबर, सॉरी 1 सितंबर 2022 को हुआ था, बराबर है। और बोला था कि पीछे से रिवीजन होगा, बोले यहां से रिवीजन होगा, रेट्रोस्पेक्टिव होगा, बोले रिवीजन, ठीक है। ये तो करंट ईयर का है, और ये भी पीपीआई नहीं है ना, क्योंकि कोई एरर ओमिशन नहीं था। तो वो बोल रहा है कि 5 लाख इंटू 1.5 मतलब 1.5 साल, ठीक है। 5 लाख पूरे साल का था, टोटल 1.5 साल हो गया। यहां से देखो 6 महीना, ये वाले 6 महीना, और ये पूरा साल, करेक्ट है। ये पूरी फीस आपको देनी, पूरी सैलरी आपको देनी पड़ेगी। तो वो बोल रहा है कि पूरा जो 7.5 लाख है वो इसी साल के खर्चे में आएगा, वो इसी साल के खर्चे में आएगा। एडिशनल वेजेस लायबिलिटी ऑफ 7,50,000 should be included in current year's wages. It may be mentioned that additional wages is an expense arising from ordinary activities of the companies. Such an expense does not qualify for extraordinary item. However, as per AS5, when the items of income and expense within the P&L, अभी हमने लिखा, एक बार मेरे तरफ देखिए, बोलेंगे when the items of income and expense in the P&L are of such size, nature and incidence that their separate disclosure is relevant for the users to understand the financial performance of the company. और फिर हम कंक्लूड करेंगे कि ये जो रिवीजन हुआ है और ये जो एडिशनल लाइबिलिटी इस साल की P&L में आ रही है, ये एक्सेप्शनल आइटम है, ठीक है। मैंने ये नोटिस किया है कि जब जब एक्सेप्शनल आइटम का क्वेश्चन आया है, उन्होंने ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को रूल आउट किया है, एक सिंगल लाइन लिख के कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। तो ये ध्यान में रखना, आपको ध्यान में आया तो आप भी लिख देना, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, क्लियर है ना। तो अपने को सिंपल सी बात थी कि 5 लाख की लाइबिलिटी थी, है ना, दिस वुड कॉस्ट द कंपनी एडिशनल लाइबिलिटी। देखो क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि क्योंकि आपने ये रिवीजन किया, बराबर है, ये रिवीजन करने से कंपनी को एडिशनल लाइबिलिटी आया, क्या मतलब जो चल रहा था वो लाइबिलिटी चल रही है, उसके ओवर एंड अबव 5 लाख पर एनम की लाइबिलिटी आई। कितनी, 5 लाख पर एनम की एडिशनल लाइबिलिटी आई है बिकॉज ऑफ दिस रिवीजन इन वेजेस, करेक्ट है। और तुमको टेन्योर कैलकुलेट करना है, तो टेन्योर कितना है, 1.5 साल, क्योंकि पिछले साल के हाफ ईयर से रेट्रोस्पेक्टिव हुआ, ये साल तो पूरा रहेगा 12 महीने का, और पिछले साल का 6 महीना भी रहेगा। तो अगर 5 लाख पर एनम की एडिशनल लाइबिलिटी है तो 1 साल प्लस 6 महीना मतलब 1.5 साल की लाइबिलिटी कितनी हुई, 7.5 लाख। तो वो बोल रहा है कि जो नॉर्मल लाइबिलिटी है वो P&L में नॉर्मल सैलरी के तौर पे आएगी। ये जो एडिशनल लाइबिलिटी जनरेट हुई है ये ऑर्डिनरी तो है लेकिन सेपरेट डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड है। एनी डाउट किसी को भी, पक्का? ये क्वेश्चन को आप स्टार मार्क कर लेना, क्वेश्चन नंबर 3। ये मैंने पहला स्टार मार्क कराया मेरे ख्याल से, 2 को भी स्टार मार्क कर लेना, मैं पढ़ाऊंगा बाद में, ठीक है, और 1 को भी स्टार मार्क कर लेना।
अब आ जाओ फोर्थ पे, फोर्थ अपना हो गया, अब फिफ्थ अपना हो गया ना, फिफ्थ मैंने होमवर्क देता ही अपन चेक करेंगे, सबने किया फिफ्थ को, है ना, लिख के आया, जो भी था प्रेजेंट सबको लिख के आया ना, बढ़िया, बहुत बढ़िया। जैसा भगवान मई 26 में अपने को देखा हुआ क्वेश्चन आ जाए, आई विश आप सभी लोगों को जनवरी और मई में भी एक ना एक क्वेश्चन उठा के न्यू अडॉप्शन का किसी का आ जाए, 3 मार्क 4 मार्क के लिए, ठीक है। 5 नंबर हो गया, 6 नंबर ये किया नहीं ना अपन ने, चलो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का है, ये भी देख लेते हाथों हाथ। चलो, इन द करंट ईयर ए लिमिटेड चेंज डेप्रिसिएशन मेथड फ्रॉम एसएलएम to WDV method when A Limited recomputed the depreciation retrospectively as the new method deficiency arose in depreciation in respect of past years. Therefore, it reduced carrying amount of the asset by the amount of deficiency and such change in carrying amount has been debited to P&L as an extraordinary expenses. हुआ क्या वो सुनो, करंट ईयर में कंपनी ने डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज किया, कैसे, एसएलएम से डब्ल्यूडीवी किया। जब कंपनी ने डेप्रिसिएशन का रिकम्पुटेशन किया, है ना, रेट्रोस्पेक्टिवली एज पर द न्यू मेथड, एक डेफिशिएंसी आया इन रिस्पेक्ट ऑफ पास्ट ईयर्स, इन रिस्पेक्ट ऑफ पास्ट ईयर्स, डेफिशिएंसी मतलब कम डेप्रिसिएशन जाना चाहिए था, तो उन्होंने क्या किया, वो पूरा की पूरा इंपैक्ट दे दिया पीएनएल में, पूरा की पूरा इंपैक्ट कहा दे दिया, पीएनएल में। सो एक डेफिशिएंसी अरोज हुई, एक डेफिशिएंसी अरोज हुई इन डेप्रिसिएशन इन रिस्पेक्ट ऑफ पास्ट ईयर्स, देयरफॉर it reduced the carrying amount of the asset by the amount of deficiency and such change in the carrying amount has been debited to statement of P&L as an extraordinary expense, as an extraordinary expense. Whether the change in the carrying amount of the asset due to change in depreciation method should be treated as an extraordinary item or not, ये प्रश्न है, अल्टीमेट प्रश्न यही है, ठीक है। कि अगर देखो एक गलती इन्होंने क्या करी कि इन्होंने रेट्रोस्पेक्टिव लगाया, क्या लगाया, कभी लगता है कि रेट्रोस्पेक्टिव, इन्होंने लगा दिया, ठीक है। क्वेश्चन इतना इन्होंने बनाया है अलग, कि अलग मतलब बेवकूफ बनाया है कि अल्टीमेटली उनको पूछना यही था, है ना। क्वेश्चन था वन लाइनर, वो होशियारी उन्होंने क्या लगाई कि हम वन लाइनर क्वेश्चन में लिखते, बच्चों को इंटरेस्ट नहीं आएगा, हम केस बनाते, वो केस बना दिया उन्होंने फॉल्टी। उनको पूछना क्या है कि कैरिंग अमाउंट में अगर चेंज हुआ एसेट के ड्यू टू चेंज इन डेप्रिसिएशन मेथड, तो क्या मैं उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम बोल सकता हूं, है ना। सभी लोग ये दो लाइन पे फोकस करना चाहिए, समझ में आया, है ना। रिक्वायरमेंट ये है, क्या अपन बोल सकते हैं क्या, हाँ ये तो ऑर्डिनरी एक्टिविटी है, ये तो प्योरली और देखते हैं। पहली बात नो, छोटा सा कंक्लूजन, फिर एएस का नाम करेक्ट है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स क्या है, अब एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम का डेफिनेशन सुनो, ये ऐसे इनकम और एक्सपेंस है, मतलब सेम हो गया जो अपन ने एक्सेप्शनल के लिए बोला, व्हेन द आइटम्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंस, तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी में भी सेम, व्हेन द आइटम्स ऑफ इनकम और एक्सपेंस दैट अराइज फ्रॉम इवेंट्स दैट आर क्लियरली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द ऑर्डिनरी एक्टिविटीज ऑफ द एंटरप्राइज, ठीक है। ऐसे इनकम और एक्सपेंस जो अराइज हो रहे हैं ऐसे किसी इवेंट या ट्रांजैक्शन से जो कंपनी की ऑर्डिनरी एक्टिविटी से टोटली अलग है, समझ में आया। अपनी नोट्स ओपन करो, लिखो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, हेडिंग डाल दो फटाफट। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, पहला बुलेट, व्हेन आइटम्स ऑफ इनकम और एक्सपेंस when item of income और expense, और ये कैसे हुआ आइटम, कैसे कैसे आया, ये अराइजिंग फ्रॉम इवेंट और ट्रांजैक्शन, ठीक है। अब ये जो इवेंट और ट्रांजैक्शन है ये क्या है, डिस्टिंक्ट, अलग है, फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटीज ऑफ द एंटरप्राइज,
फिर डिस्क्लोजर को लेके पॉइंट है इसमें, therefore are not expect to occur frequently. And therefore are not expected to occur frequently. And therefore are not expected to occur frequently. ठीक है, बस ये तुमको लिखना है, थोड़ा लर्निंग इसकी कर लेना, बहुत आपको सेंटेंसेस की लर्निंग कर लेना, काफी इजी हो जाएगा। ठीक है, तो फिर अब देखो आगे जस्टिफिकेशन वाली बात आ गई कि अ चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इज नॉट एन इवेंट दैट इज क्लियरली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द ऑर्डिनरी एक्टिविटीज। ठीक है, और फिर जो इसने किया वो नॉट करेक्ट है। सच डेप्रिसिएशन शुड बी ट्रीटेड एज नॉर्मल एक्सपेंस। अ चेंज इन द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ डेप्रिसिएशन मेथड affect the depreciation in the current period and in each period during the remaining useful life of the asset। खुद ही कंसेप्ट लिख रहा है। ठीक है, in both cases the effect of change relating to the current period is recognized as income or expense in the current period। the effect if any of future period is recognized in the future period। बोले करंट ईयर का डेप्रिसिएशन पर जो इंपैक्ट है वो करंट पीरियड में आएगा, फ्यूचर पीरियड का डेप्रिसिएशन पर जो इंपैक्ट है वो फ्यूचर पीरियड में आएगा। The change in depreciation method is considered as a change in accounting estimate as per provision of AS। इस तरीके से अपना ज्ञान डालना है। ठीक है, तो जो केस में उन्होंने घुमा फिरा के बोला डेफिशिएंसी वगैरह, उनके लिए उसने कुछ बोला नहीं। ठीक है, ना ही बोला कि वो केस गलत है, कैसे बोलेगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली पूछना उसको लास्ट की 2 लाइन ही था। क्लियर है, आगे बढ़ू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 आपका होमवर्क है, एक बार क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ लो, सब लोग पढ़ो। सिर्फ क्वेश्चन पढ़ो और बताओ ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी है क्या। है एक्स्ट्राऑर्डिनरी? नहीं, जीएसटी डिमांड नोटिस वगैरह नॉर्मल है, ऑर्डनरी एक्टिविटी है। तो वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी में उसने सिंपल सी एक्स्ट्राऑर्डिनरी का डेफिनेशन दिया और बोला कि ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है। और जस्टिफिकेशन में क्या लिखा कि ये ऑर्डिनरी एक्टिविटी है जो फ्रीक्वेंटली ऑकर होती है। ठीक है, डिमांड नोटिस वगैरह मिलना। इन कंक्लूजन इसके लिए इसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं बोलेंगे, इट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ ऑर्डिनरी एक्टिविटी ऑफ जेड लिमिटेड। क्लियर है? ठीक है, सेम पहला स्टेप छोटा सा कंक्लूजन, यस नो व्हाटएवर इट में बी। दूसरा स्टेप AS5, तीसरा स्टेप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का डेफिनेशन, चौथा स्टेप थोड़ा जस्टिफिकेशन, पांचवा स्टेप फाइनल कंक्लूजन, आंसर खत्म। किसको? सी हमको ये उसने क्या बोला है कि इसको हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मानेंगे, तो हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं मानेंगे, बात खत्म है ना। अगर वो ओपन एंड रखता था कि ये क्या है तो हम बोलते थे हमको क्या बोलना है ना। 9th मैंने देखो काटा है, यस ये 9th सेम है जो अभी कराया है वो। ठीक है, तो 9th को ना आप काट दो। ठीक है, ओके। आपको पता है क्या, जैसा अभी ये क्वेश्चन है इसमें इसने पूछा एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, उसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं बोल देना। ठीक है, रिगार्डिंग एक्सेप्शनल ना, एक्सेप्शनल के लिए चीज रहती तो ऑर्डिनरी। ठीक है, अभी क्या होता है बहुत बार ना हम क्वेश्चन को देख के ये नहीं समझ पाते कि इसका साइज, नेचर और इंसिडेंस वैसा है क्या, करेक्ट है। तो वहां पे डिप्लोमेसी प्ले करना, पहले लिख देना एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, फिर लिख देना कि ये ऑर्डिनरी एक्टिविटी है, ये फ्रीक्वेंटली ऑकर होती है, तो ये ऑर्डिनरी एक्टिविटी है बोल के कंपनी के पेनल में आएंगे। फिर लिख देना इफ सच आइटम even though it is an ordinary activity is of such nature, size and incidence that its separate disclosure is required, ठीक है, for the users for understanding of the financial performance of the entity, then it should be treated separately as an exception item। लेकिन यहां पता है आपको क्या हेल्प करेगा, आपके अंडरलाइंस, ताकि उसको दिखाओ कि मैंने तीनों बोला है, नॉट एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी बोला जो तूने पूछा था, ऑर्डिनरी भी बोला है और एक डिप्लोमेटिक बात भी बोली है कि अगर वो ऐसा नेचर होगा तो फिर ऐसा। क्लियर है? आप आगे देखो कि बहुत सारे एएस में बहुत बार आईसीआई ने डिप्लोमेटिक आंसर दिए, जब केस को देख के अपन जज। अभी पता है कि यहाँ पे ये लोग क्या देखते हैं, कहा गया क्वेश्चन में, यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं कि भाई 2.5 लाख ही है,
2.5 लाख मतलब उतना साइज नेचर नहीं है, इसके लिए वो एक्सेप्शनल का जिक्र नहीं करते, उन्होंने सिर्फ ऑर्डिनरी बोला कि ये नॉर्मल ऑर्डिनरी एक्सपेंस है, और पहले बोल दिया कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, ठीक है, कैन नॉट बी ट्रीटेड एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम बोल दिया, एक्सेप्शनल का इन्होंने जिक्र नहीं किया। तो वो करना है तुम लिखो, लेकिन डिप्लोमेटिकली, ठीक है, कि अगर उसका साइज नेचर ऐसा रहा तो फिर उसको ऑर्डिनरी भले ही वो है, लेकिन हम उसको अलग से डिस्कस करेंगे। 10th हो गया, 11th मैंने आपको THW की सबने किया ये, ठीक है, चलो थैंक यू। 12th भी हो गया, 13th हो गया, सेम है, 14th हो गया, 15th, ठीक है, 15th पढ़ो। बेला लिमिटेड है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। बेला लिमिटेड के इसमें क्या है, एक वैकेंट लैंड है, कितनी है, 20,000 स्क्वायर मीटर्स, विच इट हैड नो इंटेंशन टू यूज इन फ्यूचर, उसको फ्यूचर में उसको यूज नहीं करना था। कंपनी ने क्या बोला कि हम इसको बेच देंगे, ये जमीन जब मेरे को यूज ही नहीं करना है तो मैं रख के क्या करूं, उसको बेच देंगे, क्योंकि कंपनी की लिक्विडिटी प्रॉब्लम थी। क्या थी, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है कुछ, हाँ, लिक्विडिटी प्रॉब्लम थी। कंपनी ने 10 लाख का प्रॉफिट कमाया सेल करके, कितना, अगर समझ में आया, कंपनी की जमीन थी, कंपनी को फाइनेंशियल क्रंच था, खाने को पैसे नहीं थे, कंपनी ने बोला जमीन बेचो, जमीन को रखने का मतलब नहीं है, जमीन बेची, जमीन बेच के 10 लाख का प्रॉफिट हुआ। Moreover, there was a fire in the factory. Oh my God! And a part of the unused factory shed valued at 8 lakh was destroyed. Oh God! फायर भी लग गई आगे, हाँ, फैक्ट्री में फायर भी लग गई और उससे 8 लाख का शेड जल गया और 8 लाख का नुकसान हो गया। लॉस फ्रॉम फायर वॉज सेट ऑफ अगेंस्ट द प्रॉफिट फ्रॉम द सेल ऑफ लैंड। अकाउंटेंट ने क्या किया मालूम, अकाउंटेंट बोले लैंड बेची थी, उससे 10 लाख का प्रॉफिट हुआ था, शेड जल गया, आग लग गई, उससे 8 लाख का नुकसान हुआ है, तो बोले नेट 2 लाख रुपए का पीएनएल में प्रॉफिट डाल देता। मतलब उसने ना फायर का मेंशनिंग किया पीएनएल में और ना ही 10 लाख का सेल ऑफ लैंड का। उसने क्या किया, 10 - 8, बोले जो हो गया भगवान ने किया है, भगवान बोलता था कि 10 नहीं, मेरे को 2 ही मिलने चाहिए, 2 का अकाउंट में एंट्री था, ये बात हुई, एंट्री क्या होनी चाहिए, सेल ऑफ लैंड अलग रिकॉर्ड होना चाहिए और फायर का अलग रिकॉर्ड होना चाहिए, ये क्या सेट ऑफ है, ठीक है। एंड 2 लाख वॉज डिस्क्लोज एज नेट प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स। वाह भाई वाह, डू यू एग्री विद द ट्रीटमेंट एंड डिस्क्लोजर, इफ नॉट अपने व्यू बताओ, आप एग्री करते हो क्या, नहीं करते हो ना एग्री। अब देखो एज पर AS5, ठीक है, पहले एस का नाम डाल दिया, ठीक है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम पहले क्या रहते हैं, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम डिस्क्लोज होने चाहिए पीएनएल में एज अ पार्ट ऑफ नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, ठीक है। आप प्लीज ऐड कर दो ये लाइन, अपने इसमें ऐड कर दो ये लाइन, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम should be disclosed in PNL, should be disclosed in PNL as a part of net profit or loss for the period. As a part of net profit or loss for the period. As a part of net profit or loss for the period. Everybody clear? The nature and amount of each extraordinary item should be separately disclosed in a manner that its impact on current profit or loss can be perceived. अपन अपना सेंटेंस लिख देंगे जो अपन ने बनाया है, जो ICI का ही सेंटेंस है, ठीक है, और अपन लिख ही रहा है उसमें कि सेपरेटली डिस्कस करना है, ठीक है। इन द गिवन केस बोले सेल ऑफ लैंड हुआ, ये दोनों सेल ऑफ लैंड हुआ है ना लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स के कारण, एज वेल एज फायर इन द फैक्ट्री does not constitute ordinary activity of the company. These items are distinct from the ordinary activities of the business. ये दोनों ही एक्टिविटी ऑर्डिनरी नहीं है बोले, ठीक है। फायर नहीं है ऑर्डिनरी, फायर रोज रखती क्या, नहीं, रोज लिक्विडिटी प्रॉब्लम होती क्या, और रोज लिक्विडिटी प्रॉब्लम के कारण तुम लैंड बेचती क्या, ये काम है तुम्हारा, इसके लिए वो ऑर्डिनरी एक्टिविटी नहीं, ठीक है। वो दोनों ही ऑर्डिनरी एक्टिविटी नहीं है बोल रहा, और वो दोनों ही कंपनी के बिजनेस से डिस्टिंक्ट है, अलग है। Both the events are material in nature and expected not to occur frequently. Thus, these are extraordinary. समझ रहे क्या आप, अपना जो सेंटेंस है उसमें अपन ने भी क्या ऐड किया कि ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में सेपरेटली डिस्क्लोज करना चाहिए, और फिर बाद में आपने जो डिस्क्लोज लिखा है ना उसमें सेपरेटली डिस्क्लोज, वैसे अपन ने ऊपर शायद लिखा है अपने सेंटेंस में, ठीक है। तो पहला लग देना डिस्क्लोज और दूसरा फिर अपना सेंटेंस आ गया, ठीक है।
तीसरा आपको याद आया तो लिख देना कि ये फ्रीक्वेंटली ऑकर नहीं होते, है ना, ये फ्रीक्वेंटली ऑकर नहीं होते, दे डू नॉट ऑकर फ्रीक्वेंटली, वो भी उसमें ऐड कर देना, इसी के लिए ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, ठीक है। देयरफॉर इस केस में इनको नेट करके डिस्कस करना टोटली गलत है, क्लियर एकदम, ठीक है। दे शुड बी डिस्क्लोज, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड और लॉस ड्यूटी फायर दो सेपरेटली डिस्क्लोज होने चाहिए आपके पीएनएल के स्टेटमेंट में, क्लियर है बात, कोई डाउट है तो बताओ, पक्का, ठीक है। 16 नंबर मिक्स ये किया था अपन ने, चलो ये हो गया था, ये एग्जाम का क्वेश्चन था ना। अच्छा इसको स्टार मार्क कर दो, 15 नंबर को। ये हेलीकॉप्टर वाले को स्टार मार्क कर दो 12 नंबर को। ये 11 नंबर को स्टार मार्क करो। जो अपने वो 8-10 लाइन वाले थे ना, अलग 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 8-10 आइटम्स, और हम बोलते थे ये क्या है क्या, उसमें जो अपने एमबीक्यूटी वाले हैं ना जिसे मैंने सेटल कर दिया, वो अलग से लिख लेना क्वेश्चन बैंक में, 3-4 महीने बाद में उठाएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि अरे यार ये इधर अलग आंसर है, आज तुमको सब याद है तो लिख लेना, मेरा नाम लिख लेना शुभम सर क्लैरिफाइड करके कि ये रहा तो ये करेंगे, ये रहा तो ये करेंगे, ये रहा तो ये करेंगे, ठीक है। इसको 6 नंबर को स्टार मार्क कर दो। बीस नंबर मैंने काट दिया था क्योंकि सेम है। 21 मैंने कराया था ना कल, स्टार मार्क भी करवाया था इसको, ठीक है। और 22 बाकी है, ये आखिरी है ना, हाँ ठीक है। तो अब बचा 22 बचा, और कौन सा बचा, सेकेंड, और बस ना, चलो आ जाओ। अब ये दोनों पीपीआई के बचे। अब आपने देख ही लिया होगा कि आईसीआई का फेवरेट पार्ट पीपीआई है, बट आपको 100% पीपीआई के ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा ना जनवरी में ना मई में, क्योंकि आपको आएगा मिक्स क्वेश्चन, ठीक है, वो जमाना गया है। अब उनके इसमें टाइम मतलब वो कम मार्क्स कम है और ज्यादा पूछना है, तो आपको इस तरह की केस पूछेंगे अलग अलग 1 2 3 4, ठीक है। चलो अब देखो क्या हुआ इसमें, ये थोड़ा सा ना डिफरेंटली क्राफ्टेड केस है, ठीक है। फ्यूल सरचार्ज इज बिल्ड बाय स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एट प्रोविजनल रेट्स, फाइनल बिल फॉर फ्यूल सरचार्ज of rupees 5.3 lakhs for the period of October 2021 to September 2027 has been received and paid in फरवरी 2028। देखो क्या होता है ना कि फ्यूल सरचार्ज जो है कंपनी बिल करती है, अपना इलेक्ट्रिसिटी कंपनी प्रोविजनल रेट्स पे लगाती रहती है, ठीक है। और फिर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने क्या किया, 4-5 सालों का बिल एक साथ में फाइनलाइज किया। प्रोविजनल बेसिस से मतलब अपन को दुकान में जाते हैं भैया कितने में, अरे यार ठीक है ना देख, नहीं भैया बोलना कितने, एक काम कर 100 डाल दे अपन देख लेंगे, ठीक है। ऐसा करते करते 5 साल से अपन इलेक्ट्रिसिटी भर रहे थे प्रोविजनली, अंदाज में। 5 साल बाद में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बोला अब मैं फाइनलाइज करता हूं कि तेरा क्या बिल हुआ, और हमको फरवरी में मिला, हैज रिसीव्ड एंड पेड इन फरवरी, ठीक है। कब रिसीव हुआ बिल, फरवरी 2028, मतलब 2027-28 बराबर है। However, the same was accounted in the year 2028-29. Comment on the accounting treatment done in the said case. समझा क्या हुआ, पिछले सालों के बिल थे वो रिसीव कब हुए, 2027-28 में रिसीव हुए, है ना। पेमेंट और अकाउंटेंट ने कब रिकॉर्ड किया, 2028-29 में। वो पूछ रहे अकाउंटेंट ने बराबर किया या नहीं करा वो बताओ, ठीक है। रिसीव 31 मार्च के पहले हो गए थे, अकाउंटेंट ने 31 मार्च के बाद में रिकॉर्ड किया, समझ में आया केस, ठीक है। अब देखते हैं इन्होंने क्या लिखा, ठीक है। द फाइनल बिल हैविंग बीन पेड इन फरवरी 2028 should have been accounted in the annual accounts of the company
फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2028। सब लोग एग्री करते हैं स्टेटमेंट से? हाँ, वापस पढ़ लो स्टेटमेंट चाहिए, मैं रुकता हूं। सबने पढ़ा? हाँ, सबने पढ़ लिया? सब लोग एग्री करते हैं ना? सिंपल है सर, बराबर बोल रहे हो, क्योंकि जब अगर बिल मेरे को साल के पहले मिल गया था तो वो बिल इसी टाइम पे अक्रू कर देना चाहिए था अकाउंटेंट ने, उसने अक्रू नहीं किया, वो अगले साल गया। अगले साल क्यों किया? मतलब एरर किया, अक्रू कर देना चाहिए था उसने, वही उसने बोला है। यहां तक की पूरी रामकथा वही है। पढ़ो, यहां तक पढ़ो, यहां से लेके यहां तक पढ़ो। ठीक है, सबने पढ़ लिया? एकदम क्लियर, नॉर्मल आंसर, एकदम नॉर्मल। ठीक है, अब उसके आगे देयरफॉर इट शुड बी रिकॉर्ड इट ट्रीटेड एज पीपीआई एज पर एस 5। ठीक है, एंड एज पर एस प्रायर पीरियड आइटम आर नॉर्मली इंक्लूडेड इन द डिटरमिनेशन ऑफ नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड। ठीक है, बट हम आगे क्या लिखेंगे? बट दे आर सेपरेटली डिस्क्लोज्ड टू शो देयर इंपैक्ट। दैट्स इट। ये बाकी की लाइन सब काट दो, अल्टरनेटिव केस वगैरह अपने को नहीं पढ़ना है। डन, पहला पैराग्राफ खत्म। पीपीआई के बारे में था नॉर्मल, बराबर है ना? करेक्ट है। तो एग्जाम में यही लिखना है अपने को कि पिछले साल का था, इस साल रिकॉर्ड किया, गलती करी। अब आगे देखो, इट मे बी मेंशन्ड, यहां तक हो गया ना? मैं रुकू, किसी को एक्सप्लेन और करना है? किसी को नहीं समझा? इट मे बी मेंशन्ड दैट इट इज एन एक्सपेंस अराइजिंग फ्रॉम ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। हाँ बिल्कुल, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना ऑर्डिनरी कोर्स है। ऑल्दो एबनॉर्मल इन अमाउंट और इनफ्रीक्वेंट इन ऑकरेंस, सच एन एक्सपेंस डज नॉट क्वालिफाई as an extraordinary item as per AS 5. For better understanding, the fact that the power bill is accounted at provisional rates billed by State Electricity Board and final adjustment therefore is made as and when the bill is received may be mentioned as an accounting policy. उन्होंने क्या बोला, इसलिए ये क्वेश्चन को आखिरी में रखा। पहले चीज तो उसने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम के बारे में बोलना नहीं चाहिए था, तो ये क्वेश्चन में पूछा नहीं है। ठीक है, तो वो चीज मैं इसलिए इसको आखिरी में लिया, पहले लेता ना तो बाकी के सारे आंसर खराब हो जाते। यस, तो ये इन्होंने गलती की। नंबर 1 मैं बता दूं गलती क्या क्या है। आपको ये डिफिकल्ट लगा क्या? नहीं, आप सर इतना क्या हाइप क्रिएट कर रहे हो, बता दो। पहला तो इन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम के बारे में बोलना नहीं चाहिए था। ठीक है, तो वो लाइन आप काट दो, आपको लिखने का नीड नहीं है, आपका पूरा कंसेप्ट हल जाएगा। ये लाइन काट दो। ठीक है, हमको कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के बारे में लिखना नहीं है। उसके बाद में जो लिखा है ना वो गलत नहीं है। ठीक है, लेकिन ये वन ऑफ अ केस है जिसमें उन्होंने ऐसा कुछ लिखा होगा। उन्होंने क्या बोला, सब लोग ने कर दिया क्या? अब सब लोग मेरे तरफ सुनो। अब वो बोलता है कि बहुत ने बहुत तो क्या कर कि कंपनी का अकाउंटिंग पॉलिसी क्या बन रहा है कि हम लोग प्रोविजनल रेट्स पे इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर देते हैं, फिर कोई साल में हमको फाइनल बिल भी मिलता है और वो फाइनल बिल के हिसाब से हम फाइनल पेमेंट करते हैं, है ना? इसको तू तेरी अकाउंटिंग पॉलिसी बोल के अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज कर। समझा? तो ये क्वेश्चन में यही वियर्ड पार्ट है कि ये कहीं ना कहीं एक अकाउंटिंग पॉलिसी है। ठीक है, तो तुम बहुत ने बहुत ये भी आगे लिख दो कि भाई कंपनी को ये है तो ऑर्डिनरी एक्टिविटी, लेकिन क्योंकि 4-5 साल का एक साथ में भी फाइनल पेमेंट हो रहा है तो अमाउंट बड़ा हो जा रहा है, तो बोले कंपनी को ये अकाउंटिंग पॉलिसी डिस्क्लोज कर देनी चाहिए। ठीक है, तुमको एग्जाम में याद आया तो तुम लिखना, नहीं तो तुम मत लिखना। एग्जाम में आएगा तो वो बहु सेम केस आएगा। आप देखते ना कितने क्वेश्चन सेम सेम है, वो बहु सेम केस आएगा। ठीक है, तुमको याद आएगा कि सर ने ये लास्ट सेकंड कराया था, इसमें वियर्ड पार्ट था कि इसमें लिखा भी था कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम नहीं है, याद आया तो वो भी लिख देना। और ये लिखा था कि भाई प्रोविजनल रेट पे तुम बिल पे कर रहे हो 5 सालों के और फिर फाइनल अमाउंट कब पे कर रहे हो जब तुमको फाइनल बिल मिल रहा है, तो ये डिस्क्लोज कर दो अपने एफएस में कि हमारी अकाउंटिंग पॉलिसी ये है कि हम प्रोविजनल बेसिस पे इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट करते हैं और फिर फाइनल इलेक्ट्रिसिटी बिल मिलने के बाद में हम फाइनल पेमेंट करते हैं। क्लियर है? पक्का? किसी को डाउट? कुछ भी डाउट नहीं, राइट? ओके, चलो, तो ये हो गया क्वेश्चन खत्म। अब आ जाओ आखिरी क्वेश्चन, और ये आखिरी क्वेश्चन जो है, ठीक है, ये आखिरी क्वेश्चन है जो बोलता है हम अंतिम में आएंगे, हम अंतिम में आएंगे।
और ये अंतिम में ही आया और ये अंतिम के लायक ये क्वेश्चन है। आई कैन से यू वन थिंग वेरी श्योर, कब आया है? सितंबर 2025 की एग्जाम में आया है, काफी रिसेंट है ना, 2 एग्जाम पहले आया है। और ये क्वेश्चन आईसीआई को सैल्यूट करने वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में 0% एम्बिग्यूटी है। कितनी? नो एम्बिग्यूटी, प्योर कंसेप्ट। ये होते हैं क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चन बनाए ना तो जिसका कंसेप्ट स्ट्रांग है वो बंदा इस क्वेश्चन को एक बार नहीं 10 बार सॉल्व कर लेगा। देखिए क्वेश्चन को, ठीक है। मैंने पहले ही बोल दिया इसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं है। जो क्वेश्चन नंबर 2 था ना वो बेकार था। ये अपने को एम्बिग्यूटी से प्रॉब्लम है। वो जो 8-10 लाइन की चीज है ना उनमें 2 में एम्बिग्यूटी, उससे अपने को प्रॉब्लम है। मेरे कंसेप्ट हलते हैं उससे, इससे कंसेप्ट डेवलप होते हैं। देखो स्नेहा, स्नेहा मैडम कौन है? ओमरी लिमिटेड की एम्प्लॉई है, बराबर है। वेंट ऑन मैटरनिटी लीव विथ पे ऑफ 9 months ऑन 1 जनवरी 2024 से लेके तो 30 सितंबर 2024। समझ में आएगी बात? नॉर्मल हो गया ना। देखो जनवरी से लेके सितंबर है ना, जे और एस, ठीक है। अभी सुनो, अपने ना बुक, अपनी नोट्स है ना, जो नोट्स बना रहे ना उसमें आ जाओ, नोट्स में लास्ट पेज पे आ जाओ, मतलब नोट्स खत्म हो गए अपनी, अब उसमें डाल दो क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है ना। और उसमें हेडिंग डाल दो सितंबर 2025 एग्जाम, डाला। अब उसमें है ना एक टाइमलाइन बनाओ। देखो ऐसा जैसा मैंने बनाया ना, एक एक डॉट बनाओ, डॉट से टाइमलाइन खींचो, डॉट पे लिखो 1 जनवरी 24 और सेकेंड एंड पे लिखो 30 सितंबर 24 लिखो, बराबर है सफान? लिखा, ठीक है। ये मैटरनिटी लीव थी। हर मंथली पे वॉज 1.5 लाख रुपए। कितना था? 1.5 लाख रुपए। कुछ लिखने का नहीं, मैं इतना ही बोला उतना ही लिखने का। वाइल प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024, है ना। अभी जो टाइमलाइन बनाई ना उसमें बीच में डाल दो मार्च, है ना। अरे भाई 31 मार्च बीच में आता ना अपने टाइमलाइन के। हमने कहां से कहा बनाई? 1 जनवरी से सितंबर, सितंबर के बीच में जनवरी, इसके बीच में मार्च आएगा, मतलब कट ऑफ आ गया, ठीक है। मतलब वापस से 2 साल वाली झंझट हो गई, ठीक है। एक साल कौन सा है? 23-24 और एक साल है 24-25, बराबर है। टाइमलाइन के नीचे लिख दो। ये मार्च बनाया था आपने, यहां पे लिख दो 23-24, यहां लिख दो 24-25। डन डन, ठीक है। अब सुनो, while preparing the FS for the year ended 31st March 24, सैलरी ऑफ स्नेहा फॉर 3 months, बराबर 3 महीने रहेंगे ना, 1 जनवरी, फरवरी, मार्च, was not provided due to omission। ओ माय गॉड, गलती हो गई। अक्रूवल करना था। अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज अ फंडामेंटल assumption, ठीक है। When स्नेहा ज्वाइन ऑन 1 अक्टूबर, बराबर है, 9 महीने की लीव खत्म हो गई, अब स्नेहा ने रिज्वाइन किया। द होल सैलरी ऑफ 9 months 1 जनवरी से लेके 30 सितंबर वॉज पेड टू हर, बराबर है। स्नेहा का भाई 9 अक्टूबर में लिख दो, वहां पे, यहाँ पे जो लास्ट डॉट है ना वहां पे लिख दो स्नेहा रिज्वाइंड। अपने डायग्राम में लिखो ना स्नेहा रिज्वाइंड, लिखा। और फिर ब्रैकेट में लिखो, उसमें बाजू में ब्रैकेट में लिखो एंटायर 9 month सैलरी पेड, एंटायर 9 month सैलरी पेड, ब्रैकेट में लिखो 1.5 लाख इंटू 9, बराबर है ना। 1.5 लाख पर मंथ की सैलरी थी उसकी। डायग्राम में लिख रहा है, कुछ भी अपन थ्योरी लिखनी है अभी, है ना। एक और चीज अपनी लिखनी बाकी है, 31 मार्च पे एक और कांड हुआ है, वो है ओमिशन हैपेंड। लिखो 31 मार्च पे लिखो ओमिशन हैपेंड, ओमिशन हैपेंड, और ब्रैकेट में लिखो, उसके नीचे ब्रैकेट में लिखो जनवरी, JAN जैन ऑब्लिक फेब ऑब्लिक MAR मार्च, सैलरी नॉट अक्रूड। परफेक्ट। डन, एवरीबॉडी डन, है ना। अब अगर डायग्राम पढ़ेंगे केस समझ में आ जाएगा। जनवरी से लेके मैडम सितंबर तक गई थी, है ना, बीच में मार्च आ गया था,
काम क्या था, जनवरी फरवरी मार्च की सैलरी 23-24 में रिकॉर्ड हो जानी चाहिए थी, नहीं हुई। पूरी सैलरी 9 महीने की पे हुई 9th मंथ में, करेक्ट है, डन। अब वो पूछता क्या अपने से, AS5 के रेफरेंस से बताओ कि यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन इफ दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पीपीआई एंड आर आल्सो रिक्वायर्ड टू पास जनरल एंट्रीज फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25, मतलब जब उसने रिज्वाइन किया। रिक्वायरमेंट समझ में आई, ये हो गया क्वेश्चन का पहला पार्ट, ठीक है। अब अपन जैसा मैंने सिखाया, अगर वैसे सोचे, ठीक है, तो अपन क्या बोलेंगे, एक एक करके चीजें बोलेंगे। पहली स्टेप क्या थी अपनी, छोटा सा कंक्लूजन, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, नो, यस दिस इज अ पीपीआई, यस दिस इज अ पीपीआई। उसके बाद में एएस का नाम, जो भगवान के कारण उसने यहाँ पे लिखा हुआ है खुद ही क्वेश्चन में, AS5 नेट प्रॉफिट प्रॉफिट लॉस ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो भी आइटम है, ठीक है, डन, ओके। उसके बाद में अपन लिखेंगे स्टेप 3 अपना डेफिनेशन। पीपीआई क्या है, बोलो, पीपीआई है आइटम्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंस दैट अराइज इन करंट ईयर ड्यू टू एरर और ओमिशन इन वन और मोर पास्ट पीरियड प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, करेक्ट है। फिर अटैचमेंट में अपना क्या था, बोलो मत, क्या था, एडजस्टमेंट था, लेकिन ऐसा कुछ इसमें है नहीं, तो लिखने का जरूरत नहीं, अपन ने ये लिख दिया। फिर जस्टिफिकेशन, कि उसमें थोड़ा सा ज्ञानबाजी करना, कि स्नेहा वेंट ऑन मैटरनिटी लीव फ्रॉम 1st जनवरी टू 30th सितंबर 2024, ठीक है, for the first 3 months of maternity leave, January, February, March, this month are in financial year 2023-24. Hence, the salary pertaining to these 3 months should have been recorded in financial year 23-24 on the accrual basis of accounting assumption. ठीक है, in the given case, accountant mistakenly omitted recording of the expense for pertaining to these 3 months of financial year 2024. Hence, this is a case of omission and hence this will be definitely termed as a prior period item. अब उसने पूछा क्या है कि आप अपने फाइनेंशियल 24 में एंट्री क्या पास करोगे, तो 24-25 में हम एक चीज और लिखेंगे इसमें कि while preparing the financial statements of 24-25, this PPI should be separately disclosed so that the user are clearly able to ascertain the impact of PPI on the current period financial statement. समझ में आई बात प्रेम, ठीक है। इस तरीके से आपको सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करना है। मैंने लर्न करके आए थे घर से, लेकिन मैं कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं, आपको भी इसी तरीके से एलॉबरेशन करना है, क्लियर है, ठीक है। एक ये बात हो गई, ये आंसर लिखो अभी अपने मन से, स्टेप ध्यान में रख के अपने मन से लिखो, उसी में स्टार्ट। कोई टेंशन नहीं है, तुम खराब भी लिखे कोई दिक्कत नहीं रहेगी, लेकिन लिखो। इसका ही आंसर डायग्राम के नीचे, पहला छोटा सा कंक्लूजन, दूसरा एएस का नाम, तीसरा डेफिनेशन, है ना, डेफिनेशन पूरा डेफिनेशन लिखो मस्त। आइटम ऑफ इनकम एक्सपेंस, हाँ सब, हाँ डेफिनेशन लिखो, जस्टिफिकेशन लिखो, कंक्लूजन लिखो। कॉन्फिडेंट रहो खुद पे।
लिख दिया? ये जो तुम खुद से लिख रहे हो ना, ये तुम्हारा पावर बढ़ाएगा। आज अगर तुमने खुद से लिखा और खराब भी लिखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप कंपेयर करोगे आंसर से ना, आपको अपने आप अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि मेरे को ये लिखना चाहिए था, और फिर अगली बार आप सही में अच्छा लिखोगे। जस्टिफिकेशन को थोड़ा एलॉबरेट करो कि वो कब लीव पे गई थी, अकाउंटेंट ने क्या गलती किया। रट्टा नहीं होता वो, कंसेप्ट लिखो। हो गया? हो गया ना? ठीक है ना? जिन जिन का हो गया आंसर फटाफट, पहला जो पेज नंबर 74 पे जो आंसर है ना, उतना आंसर पढ़ लो जल्दी जल्दी अपनी बुक से। जिन जिन का हो गया पढ़ लो आंसर एक बार, एनालाइज कर लो क्या लिखा, क्या लिखना चाहिए था, क्या लिख सकते हो, और उतना एनालाइज कर लो। बहुत सी बार ना अपन आंसर लिख सकते हैं, बस खुद पे ट्रस्ट नहीं करते कि मेरे को आ सकते हैं। बढ़िया प्रेम, हुआ नहीं क्या? क्या समझ क्या लिख रहे भाई कब से? हो गया ना? ठीक है? हाँ, एक बार आंसर देख लो, राइट? ठीक है ना? आपने देखा होगा वो ऐसे बहुत ज्यादा एलॉबरेट नहीं करते। हाँ, एग्जाम क्वेश्चन नहीं है, कोई आरटीपी यार वैसा नहीं है। आरटीपी के क्वेश्चन में क्या है, वो दुनिया भर का एलॉबरेशन करते रहते। ठीक है? एग्जाम क्वेश्चन नहीं है, एग्जाम में टाइम लिमिट रहता ना। देखो कितना प्यारा लिखा उन्होंने, ऐसा कोई बहुत भारी भरकम एलॉबरेशन नहीं है, मैं ये कर दूंगी मैं वो कर दूंगी, नहीं, नॉर्मल। ठीक है? अभी जर्नल एंट्री देखो 24-25 की। एक हो गई आपकी सैलरी 6 महीने की। अब 9 महीने को 3 और 6 में बांटना पड़ेगा। 6 महीने की सैलरी सैलरी अकाउंट में नॉर्मल ऑर्डिनरी जाएगी। सैलरी अकाउंट मतलब नॉर्मल ऑर्डिनरी है ना अपना, पीएनएल के फॉर्मेट में, वो सैलरी वाला उसमें चल जाएगा। और एक जाएगा पीपीआई आइटम। ठीक है? वो 3 महीने की सैलरी, ये कहा जाएगा पीएनएल में नीचे यहाँ पे। ठीक है? इसको अगर तुमने सैलरी में जोड़ दिया तो ये ऑर्डिनरी में मिक्स हो गया ना, फिर तुम्हें सेपरेट डिस्प्ले थोड़ी किया। समझ रहे हो? इसके लिए 6 महीना जाएगा सैलरी में, 3 महीना जाएगा पीपीआई में, और टू बैंक 13.5 लाख। और इसका अल्टरनेटिव एंट्री उन्होंने 2 एंट्री पास करी है, पीपीआई की अलग पास करी है, ये अलग पास करी। समझ में आया? एंट्री पास कर दो बुक्स में, कंबाइंड एंट्री पास करना। अब देखो आईसीआई ने सब एम्बिग्यूटी धीरे धीरे कम कर दी। अब उन्होंने देखो अल्टरनेटिव आंसर भी दिया है। कुछ लोगों का डाउट होता है कि सर कंबाइन एंट्री करना कि अलग अलग करना, अकाउंट्स में और भी आएगा चैप्टर्स आगे जहाँ पे डाउट आपको आएगा। तो मैं आपको एडवांस में वो डाउट सॉल्व कर रहा हूँ कि आईसीआई दोनों आंसर देता है। आज कौन नहीं है? प्रीत। जनवरी वाले तो सारे ही लग रहे हैं। जनवरी पूरा है, प्री वाले में प्रीत नहीं है, और पोस्ट वाले में मेघा। कौन नहीं है? हाँ, वो क्यों नहीं है निहाल? ओके, निहाल, नंदीश, अथर्व, सृष्टि, प्रीत, अदिति, मेघा। मैडम आपका नाम? दिव्या। निहाल नहीं, दो नहीं है। ठीक है, लिख दिया जर्नल एंट्री, बढ़िया। अब देखो आखिरी पार्ट, क्वेश्चन खत्म। ये क्वेश्चन का सबसे बढ़िया पार्ट ये दूसरा वाला, पहला तो नहीं है। ठीक है? पहले में चलो जनरल एंट्री आपको सीखने को मिली कि अलग पास कैसे कैसे आप सेपरेट डिस्क्लोजर करते हो। अभी तक थियोरेटिकली पढ़ा है, प्रैक्टिकली ऐसे करते हो कि एंट्री पास करते करते पीपीआई आइटम की एंट्री पीपीआई आइटम के नाम से पास करते हो। तभी तो उसका अलग से लेजर बनेगा ना, अलग लेजर बनेगा तो टीबी में अलग से जाएगा, टीबी में अलग से जाएगा, तब तो हम लोग प्रेजेंटेशन के टाइम को अलग से लिखेंगे। समझ में आई बात? है ना?
कंसेप्ट, लॉजिक। अब देखो ये कितना प्यारा है, ओ माय गॉड। ये पढ़ो सब लोग, और कौन मेरे को एक्सप्लेन करेगा बताओ। पढ़ा? कौन एक्सप्लेन करेगा? हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक बार तालियां बजाना जोरदार। यस, राइटली एनालाइज्ड। ये एनालिसिस सबको आनी चाहिए, ठीक है। ये सबका दिमाग चलना चाहिए कि बहुत सिंपल उसने बोला, ठीक है, कि सर एरर और ओमिशन कब होता है? जब पहला वाला केस हो, है ना, कि भाई वो जॉब पे है, तुमको सैलरी अप्रूव करनी चाहिए थी। यहां क्या हुआ, कंपनी ने उसको टर्मिनेट कर दिया। कंपनी ने बोला कि हमारे कंपनी में मैटरनिटी नाम का कंसेप्ट नहीं है, तो छुट्टी नहीं ले सकती। वो बोले कि तो क्या बात है, मेरे को तो छुट्टी लेनी पड़ेगी। कंपनी बोला एक काम करते हैं, हम तेरे को जॉब से निकाल देते, ठीक है। कंपनी ने जॉब से निकाल दिया जनवरी में, ठीक है। जब कंपनी ने जॉब से निकाल दिया तो कंपनी के ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं है अक्रू करने की, ठीक है। जॉब से निकालते से उसने कंपनी के ऊपर केस कर दिया, कंपनी वो केस हार गई, और कोर्ट ने कंपनी को बोला कि उसको पूरा सैलरी तेरे को देना पड़ेगा, ठीक है। तो अब कोई एरर हुआ क्या अकाउंटेंट से, कोई ओमिशन हुआ क्या अकाउंटेंट से, समझा क्या? ये इंग्लिश अपने को एनालाइज करते आनी चाहिए। यही डिफरेंस है पास और फेल का, जेन्युइनली बोल रहा हूं मैं। कोई लंबे लंबे मोटिवेशनल कोट नहीं बोलूंगा, ठीक है। ये फैक्ट है कि ये समझना, ये इंग्लिश को समझना, ये दिमाग लगाना, ये इंग्लिश की एनालिसिस ही सत्य है, ठीक है। फॉर एवरीथिंग, ऑडिट, अकाउंट्स, एवरी सब्जेक्ट, कॉस्टिंग, एवरी सब्जेक्ट, सब कुछ क्वेश्चन में है। पढ़ने को रेडी है क्या, वो इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। क्वेश्चन में चीख चीख के बोल रहा है कि वो निकल गई कंपनी से, तो कोई लाइबिलिटी नहीं थी। फिर कोर्ट ने बोला कि उसको सैलरी दो, है ना, तुम उसको टर्मिनेट नहीं कर सकते, उसको सैलरी दो। तो खुद से प्रश्न ये पूछना चाहिए कि क्या अकाउंटेंट का कोई एरर या ओमिशन हुआ क्या? नहीं, उस टाइम पे वो कंपनी की पेरोल पे नहीं थी, है ना। जब कोर्ट ने ऑर्डर किया, अब वो 9 महीने की सैलरी पूरी की पूरी 24-25 साल की सैलरी हो। पिछले केस में क्या हुआ कि उसमें 3 महीना हमने पीपीआई बोला और 6 महीना इस साल की सैलरी बोली। इस केस में क्या होगा, पूरा की पूरा 9 महीना इस साल की सैलरी, क्योंकि कोई एरर या ओमिशन नहीं है, ठीक है। अब आंसर पढ़ो। As per AS5, inter alia states that the term prior period does not include other adjustments necessitated by the circumstances which, though related to prior period, are determined in the current period। यही है अपनी अटैचमेंट लाइन जो कल मैंने लर्न कराई थी कि एडजस्टमेंट्स जो सर्कमस्टेंस के कारण नेसेसिटेट हुए, वो अराइज कब हुए, इस साल। भले ही वो प्रायर पीरियड से जुड़े हुए हो, लेकिन वो इस साल अराइज हुए क्योंकि सर्कमस्टेंसेस चेंज हो गए। Necessitated by circumstances which, though related to prior periods, are determined in the current period only. Accordingly, in the second case, though Sneha was terminated from 8 January, that is in 23-24, yet she was reinstated due to court's order in 2024-25 with this instruction by the court to pay the salary for the intervening period। मतलब 1 जनवरी से लेके तो सितंबर तक की सैलरी तेरे को पे करनी पड़ेगी, ये कोर्ट ने कंपनी को बोला, इंटरवेनिंग पीरियड, ठीक है। दैट इज विथ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट फ्रॉम जनवरी 2024। द एडजस्टमेंट ऑफ सैलरी ऑफ 4.5 लाख, मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, 1.5 लाख इंटू 3 जो पिछले साल की थी, वुड नॉट बी कंसिडर्ड एज अ प्रायर पीरियड आइटम एंड विल बी अकाउंटेड फॉर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एज द करंट ईयर एक्सपेंस। एंट्री सिंपल, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, पूरी 9 महीना। सबको क्लियर है? बढ़िया क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। मेरा मतलब पहला पार्ट तो 99% लोगों को आ जाना चाहिए,
ठीक है, टोटल मेरे ख्याल से 5 मार्क का क्वेश्चन था, 3 मार्क पहले पार्ट पे है और 2 मार्क सेकंड पार्ट पे। ठीक है, 3 मार्क के लिए तो किसी को घबराना नहीं चाहिए। अब पता है ये एज को क्लोज करने के पहले आपको होता था विडंबना क्या होती है, सुनो मेरी तरफ। ये सेकंड पार्ट का आंसर आप लिख देना, ठीक है, मैं अभी 5 मिनट दे दूंगा, लिख देना, ठीक है। प्रॉब्लम क्या होता है ना, एग्जाम में हम जाते हैं तो वहां हमको मिलती है हार्ड कॉपी क्वेश्चन पेपर, उसकी फॉन्ट साइज होती है कम से कम 16 से 18, आपने कभी देखना है ना, स्पेसिंग ज्यादा होती है, बराबर है। वो ये क्वेश्चन जो आपको 20% 25% तो पेज में दिख रहा है, ये क्वेश्चन पूरा एक पेज का होता है वहां पे, या मान लो एक पेज और थोड़ा सा अगले पेज पे स्पिल भी होगा, तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा कि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ये मैं नहीं कर सकती, है ना, तुम एंग्जियस हो जाओगे, ठीक है, और तुम इस क्वेश्चन को नेगेटिव रूप से देना चालू कर दोगे, और एक तो तुम ट्राई नहीं करोगे, छोड़ दोगे, या फिर जब तुम ट्राई करने जाओगे तो उसको बहुत डर डर के पढ़ोगे, तो तुम्हारा दिमाग चलेगा क्या। 3 मार्क इस क्वेश्चन में कोई भी व्यक्ति ले सकता था, कितने मार्क, एग्जामिनर कमेंट करके एक चीज होती है जो आईसीए रिलीज करता है, जिसमें एक समरी होती है एग्जामिनर कमेंट की, और उसमें एग्जामिनर आईसीए का एग्जामिनर समरी में बोलते हैं कि पूरे भारत में जितने भी लोगों ने एक एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, मान लो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी होगा, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया तो उसमें नॉर्मली लोगों ने क्या गलती करी, नॉर्मली चेकर का क्या फीडबैक है, एक समरी पूरी इंडिया की मिला के एक फॉर ईच क्वेश्चन, उसमें ये क्वेश्चन जो लिखा था, पीपल वर नॉट एबल टू, normally people are not able to determine the question, people have not attempted the question, many people have not attempted the question। 3 मार्क फुकट के देश में, जस्ट उसकी साइज देख के, जो पहला वाला पार्ट था कि 3 महीना पीपीआई है, ये तो क्लास में बैठा हुआ 80% लोग समझ गए थे कि वो पीपीआई, कि उसमें एरर ओमिशन है। मैं आपको ये सीख दे रहा हूं कि कभी क्वेश्चन के लेंथ पे जाना नहीं। मेरी लाइफ में मेरा अनुभव है, जब क्वेश्चन बड़ा होता है वो इजी होता है, क्यों, क्योंकि वो तेरे को बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो बहुत सारी चीजें तेरे को क्लियर कर देता है, तेरे को याद नहीं भी है तो वो याद दिला देता है कि हाँ ये ऐसा सा था। आज से खुद से वादा करो, जितना क्वेश्चन बड़ा उतना क्वेश्चन प्यारा। और सेकंड वाला क्वेश्चन भी इसी का ने गैस किया, मेरे तो बाकी लोगों ने भी गैस कर लिया होगा, हाथ ऊपर नहीं कि ऐसा कोई बहुत टफ थोड़ी है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं मेरे ख्याल से पहले कभी, इसी क्वेश्चन बैंक में या मेरे एग्जाम्पल में कहीं तो कुछ कर रखे है ये चीज, कि अगर कोर्ट ऑर्डर देता है कोई चीज को लेके, है ना, वो एरर ओमिशन कैसे हुआ, कोर्ट ने रेट्रोस्पेक्टिव ऑर्डर पास किया, मेरे को पहले से सपना आ रहा था कोर्ट ऑर्डर पास करने वाली है। ठीक है, डन। अभी फटाफट ये आंसर लिखो आप अभी, ठीक है, देख के लिखना है इसको, देख के लिख लो फटाफट, खत्म करो इसको, अपने अपनी क्वेश्चन बैंक ओपन करो, भाई तेरी क्वेश्चन बैंक कहाँ है, कल से मेरे को तो मैं लेके आता।
ठीक है, डन। चलो अब अपन चालू करेंगे नेक्स्ट एएस, एएस नंबर 4। वेरी 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 इजी एंड गुड एएस। एएस 5 में बहुत सारे कंसेप्ट है, राइट, अलग 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 अलग। एएस 4 में बहुत बहुत लिमिटेड कंसेप्ट है ना, 3 से 4 अलग अलग चीज देखनी है, खत्म बात। एएस 4 खत्म, बहुत फास्ट हो जाएगा, बिल्कुल भी टेंशन नहीं। ठीक है, एकदम आराम से बैठो, अभी चालू कर रहे हैं अपन। ठीक है, अपनी वो ओपन करो नोट्स, जो अपनी मेन नोट्स है ना, अगले पेज पे हेडिंग डाल दो। अच्छा, मैं आपको आज उसका एस 5 का होमवर्क नहीं दिया ना, वो दे देता हूँ। क्या दिया? क्या? कौन सा वाला? 7th में क्या दिया? कौन सा 7 वाला? ठीक है, लिख देता हूं मैं भी। ये एक THW है ना, और एक मेरे को ना वो देना है। ये अपन ने ये किए थे क्या, 12 वाला SNW किए थे क्या, हेलीकॉप्टर क्रैश वाला? SNW नहीं किए थे ना, इसको SNW लिख दो प्लीज, इसको SNW लिखो होमवर्क में। और क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना, उसको SNW लिखो। ठीक है, दैट्स इट। तो तुम्हारे हर वैरायटी के क्वेश्चन कहीं ना कहीं THW में और SNW में हो गए। बाकी क्वेश्चन में आपके पास में है, किसी को आगे लर्निंग के लिए हेल्प चाहिए कोई, वैसे तो आपको सेंटेंसेस मैंने लिखवाए हैं, वो सेंटेंसेस आपको लर्न करने हैं, आंसर लर्न होते नहीं। जो इंसान आंसर लर्न करने बैठ रहा है वो एग्जाम में खत्म हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम में नया क्वेश्चन आएगा तो वो आंसर लर्न करेगा, क्या काम आएगा। लर्न क्या करना है, वो डेफिनेशन जो मैंने आपको लिखवाया है, अटैचमेंट्स लाइन जो लिखवाई है वो, है ना, और क्वेश्चन को इंटरप्रेट करना समझना है, क्वेश्चन को इंटरप्रेट करना है। मैं आपको AS5 के ऊपर 7 डिस्क्रिप्टिव केस स्टडीज देने वाला हूं आपके सेल्फ होमवर्क के लिए। लिखना है लिखना आपके ऊपर है, क्वेश्चन को इंटरप्रेट करना मस्त, दिमाग में बनाना आंसर क्या रहेगा, आंसर देखना, तुम्हारे लिए वो ये 7 रहेंगे नए क्वेश्चंस, है ना, तो तुमको वो भी समझ में। और ये सातों के साथ क्वेश्चंस को ना आप खुद अप्लाई करना कि एग्जाम में आ गए तो मैं कैसे लिख पा रही हूँ, और अपने स्टेप्स लगाना। ठीक है, AS5 को करने का तरीका यही है, कंसेप्ट नोट्स जितने बार हो सकते उतने बार रिवाइज, और उसके अलावा ये मेन लाइंस। ठीक है, और आंसर जब आप पढ़ोगे, क्वेश्चन पढ़ लिया, इंटरप्रिटेशन खुद करना। ठीक है, और फिर आंसर में ना सिर्फ जस्टिफिकेशन वाला पार्ट अच्छे से देखना कि वो लोग कितना एलोबरेट कर रहे हैं, जस्टिफिकेशन में कैसे कैसे लिख रहे हैं, उतना उतना देख लेना। ठीक है, ओके। एक और टिप, आरटीपी के क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, मतलब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन, एलोबरेशन के लिए एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस का एलोबरेशन देखना। आरटीपी में वो लोग भर भर के लिखते हैं, ठीक है ना, एग्जाम में वो लोग मार्क्स के हिसाब से लिखते हैं। ठीक है, चलो AS4 का नाम लिखो, कंटिजेंसीज एंड इवेंट ऑकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। ठीक है, इवेंट ऑकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट लिख दिया, बढ़िया। कितने नाम है एस के, इसके 2 नाम है, 2 नाम है। एक है कंटीजेंसीज, बीच में एंड है ना, और इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, है ना। तो ये एएस काय के ऊपर है, वो समझो। पहले क्या हो रहा था कि कोई जैसी अपन ने 31 मार्च का कट ऑफ ले लिया, है ना, तो इधर की चीज इधर, इधर की चीज इधर, ऐसा हो रहा था।
ठीक है, इधर का कोई एरर ओमिशन है, इधर मालूम पड़ रहा है तो इधर आएगा एज अ पीपीआई, बराबर है, क्योंकि पिछले साल में एरर ओमिशन था, ठीक है। लेकिन होता क्या था कि आप खुद सोचो एक बात कि 31 मार्च हो गया, 1 अप्रैल को रिपोर्ट साइन हो जाती क्या? 31 मार्च के बाद तो थोड़ा टाइम लगता है एफएस को पूरा कंक्लूड करने में, है ना। कोई एंट्री प्रैक्टिकल वर्ल्ड में यही होता है, 31 मार्च को नहीं होता। प्रैक्टिकल वर्ल्ड में क्या होता है, एटलीस्ट 8 अप्रैल, 10 अप्रैल, 15 अप्रैल, मतलब साल खत्म होने के बाद 10-12 दिन, 15 दिन हम 31 मार्च की डेट में एंट्री पास करते रहते हैं। सर ये क्या बात कर रहे हो? हाँ, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में ऐसे होता है। आप टैली में जब एंट्री पास करते हो ना, आप वहां पे डेट मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो तू पास कब कर रही है? 15 अप्रैल को। लेकिन तू पास कौन से साल के लिए कर रही है? जस्ट जो पिछले साल मत बोलो, जस्ट जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ ना, उसके लिए पास कर। तो तू क्या करेगी, जैसे मान लो इलेक्ट्रिसिटी बिल है, तेरे पास बिल आया है, अब मेरे को तू बता सफान, 31 मार्च को इलेक्ट्रिसिटी वाले बिल भेजते क्या? वो बिल कब आता? 6 अप्रैल, 5 अप्रैल, 10 अप्रैल, बराबर ना, बिल आया। लेकिन ये पिछले साल का है ना, अकाउंटेंट क्या करता है, बिल देखता, एंट्री पास करता, बाय इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक, एंट्री 31 मार्च 2024। पास कब कर रहा हूं? 10 अप्रैल 24 को कर रहा हूं, लेकिन वो एंट्री बताता क्योंकि उसको एफएस कंक्लूड करना है। तो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में ही होता। और पता है हो क्या रहा था, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में ये हो रहा था, कोई नियम नहीं है गवर्नमेंट का कि 10 अप्रैल को करना है कि 15 को करना है। आप 1 महीने तक करो, जब तक रिपोर्ट साइन नहीं होती आप कर सकते हो, जब तक रिपोर्ट साइन नहीं होती आप कर सकते हो, ठीक है ना। अब होता क्या था कि अप्रैल के महीने में कुछ ऐसा हो गया, क्या अप्रैल के महीने में कुछ ऐसा इवेंट हो गया या कुछ हो गया जो आपको लगता है कि यार ये पिछले साल का है, ये लेकिन ये हो कब रहा? अप्रैल में, मतलब ये अगले साल चालू हो गया। आप उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाते थे 31 मार्च में, ठीक है। लेकिन आपको ऐसा कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि यार ये पिछले साल का है, लेकिन आप उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाते थे क्योंकि कट ऑफ आ गया, क्योंकि कट ऑफ आ गया 31 मार्च का। बहुत सारे लोगों ने चिल्लाना चालू किया कि ये बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं है, ठीक है। आपको कुछ तो लाना पड़ेगा कि एटलीस्ट हम आपके हाथ जोड़ते, जब तक रिपोर्ट साइन नहीं होती, जब तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अप्रूव नहीं होते, जब तक बोर्ड ने फाइनेंस, देखो होता क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करते हैं, बोर्ड पे देखो एफएस बनता है, बनाते कौन है? नॉर्मल एम्प्लॉय, ठीक है। फिर बोर्ड क्या करता है, मतलब मैनेजमेंट, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एफएस की, बोर्ड अपनी सिग्नेचर करता है कि हम ये एफएस को अब मान रहे हैं कि हमारे तरफ से ये फाइनल है, ठीक है। फिर ये एफएस किसके पास जाते हैं? ऑडिटर के पास जाते हैं, और फिर वो अपना ऑडिट करता है, और फिर वो क्या देता है? ऑडिट रिपोर्ट, करेक्ट है, समझ में आ रही बात, ठीक है। तो चेन ऑफ इवेंट्स ऐसे ही है कि सबसे पहले क्या होगा, एफएस प्रिपरेशन अंडरगोइंग रहेगा, फिर बोर्ड उसको अप्रूव करेगा, करेक्ट है। फिर बोर्ड अप्रूवल के बाद में क्या होता है पता है आपको? बोर्ड अप्रूवल के बाद में होती है शेयर होल्डर की मीटिंग, ऑडिट रिपोर्ट ऑडिटर भी साइन कर देता है, ऑडिटर साइन, है ना। फिर होती है एजीएम, क्या होती है? ठीक है ना। और फिर शेयर होल्डर्स भी इसको बोलते हैं कि हाँ चलो हमारे एफएस फिक्स हो गए। ये चेन ऑफ इवेंट्स है। तो पहले क्या होता था कि 31 मार्च होते से ही गेट बंद हो जाता था, लोग चिल्लाते थे कि यार कुछ चीजें यहां हो रही है अप्रैल में जो उस साल रिकॉर्ड होनी चाहिए थी, जो तुमने बंद कर दिया, जो तुमने बंद कर दिया। हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहे हैं, एटलीस्ट जब तक बोर्ड साइन नहीं करता, बोर्ड साइन करना फर्स्ट स्टेज ऑफ अप्रूवल है कि बोर्ड ने साइन कर दिया कि ये एफएस हमारे तरफ से पूरे है। एटलीस्ट जब तक ये नहीं होता तब तक तो हमको एंट्री पास करने दो। सरकार ने बोला ठीक है, हम ये बात समझ रहे कि अगर आपने एंट्री पास नहीं करी तो आपके शेयर मार्केट में वो एंट्री का इंपैक्ट अगले साल आएगा, ये बात हम भी मान रहे हैं,
तो हम आपको अनुमति देते हैं, हम आपको अनुमति देते हैं कि आप बोर्ड अप्रूवल तक कट ऑफ डेट के एफएस में चेंजेस कर सकते हो, लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं। समझ में आया एएस का प्लॉट? सबको समझ में आया है ना? 31 मार्च हो गया, बोर्ड अप्रूवल होना बाकी है। बाकी जो है शेयर होल्डर का अप्रूवल बोलो, ऑर्डर की रिपोर्ट बोलो, वो सब AS4 में कवर नहीं होता। AS4 साफ बोलता बोर्ड अप्रूवल तक ही हम लोग जाने देंगे, बोर्ड अप्रूवल के बाद में जाने की गलती करना भी मत। आंसर में साफ लिख देते आउट ऑफ स्कोप ऑफ AS4। AS4 के स्कोप में क्या है? फ्रॉम 31 मार्च टिल द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर अप्रूव्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तब तक हम तेरे को अलाउ कर देते। समझ में आई बात? सृष्टि सबके समझ में आ गई? भाई एसी लगाना यार, वो कौन बंद किया? वो ठीक है, एवरीबडी क्लियर? एनी डाउट? यहां तक यही एएस है। अब बस आपको वो शर्तें समझनी है, और शर्त भी इतनी प्यारी, 2 शर्तें, और इतनी लॉजिकल है जिसकी कोई हद नहीं। ठीक है, अब मेरे को बता आस्था, ऐसा अगर अलाउ कर दिया तो लोग हो सकता है कि इसको मिसयूज करें, है ना? कि समझो फॉर एग्जांपल 31 मार्च को एफएस क्लोज हुए, है ना, और 30 अप्रैल को बोर्ड अप्रूव कर रहे हैं, तो ये 1 महीने में कोई चीजें ऐसी भी होगी जो उस साल की नहीं है, लेकिन लोग क्या करेंगे? उस साल में डाल देंगे, और ये उस साल का प्रॉफिट ज्यादा है, डाल दे एक्सपेंस। करेंगे ना लोग ऐसा, है ना? वाइस वर्सा, प्रॉफिट कम है, कंपनी को प्रॉफिट दिखा रहा है, तो मार्केट गिर जाएगा, शेयर प्राइस गिर जाएंगे। कंपनी बोलती है नहीं, उस साल नहीं, इस साल दिखा, उस साल नहीं, इस साल दिखा। कंपनी ये पीरियड को मिसयूज कर सकती है। कौन से पीरियड को? 31 मार्च से बोर्ड अप्रूवल तक का। बोलो, 31 मार्च से बोर्ड अप्रूवल, वापस से 31 मार्च से बोर्ड अप्रूवल, इसको मिसयूज कर सकते हैं। इसी के लिए सरकार ने 2 शर्तें लाई, प्यारी प्यारी शर्तें। देखो, मैं नोट्स पढ़ने के पहले आपको ऑलमोस्ट एज बता देता हूं, खेल पूरा उसी में, फिर अपन नोट्स भी पढ़ेंगे, सेकंड डिवीजन में जाएंगे। बोलू, यहां तक सब लोग साथ में हैं? ठीक है, अब सुनो अगला क्या है। अब अपने को क्या जानना है कि सर वो शर्तें क्या है, अब बताइए। तो 2 तरह के इवेंट होते हैं। कितने? 2। एक होता है एडजस्टिंग इवेंट, एक होता है नॉन एडजस्टिंग इवेंट। एज का नाम क्या है? कंटिजेंसी तो 1% पार्ट भी नहीं है, मेन है इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। तो जो कंपनीज थी उनकी गुहार क्या थी गवर्नमेंट से कि जो इवेंट बोर्ड अप्रूवल के पहले हो रहे हैं, एटलीस्ट उनको तो हमको 31 मार्च के पहले में एडजस्ट करने दो। सरकार ने बोली है हम ये इवेंट्स, स्टेप नंबर 1 इज कि वो इवेंट एफएस के और बोर्ड अप्रूवल के डेट के बीच में हुआ है क्या, ये है स्टेप नंबर 1। सारे इवेंट चाहे वो कुछ भी हो, ABCD से लेके Z तक सारे इवेंट आ गए, आ गए दिमाग में, सारे इवेंट आ गए, 100 इवेंट आ गए। अब ये 100 इवेंट को तेरे को क्या करना पड़ेगा? कैटेगराइज करना पड़ेगा 2 पार्ट में, एक एडजस्टिंग इवेंट, बोल, और एक नॉन एडजस्टिंग इवेंट। द नेम इटसेल्फ सजेस्ट, एडजस्टिंग इवेंट वो होंगे जिनका हम लोग एडजस्टमेंट कर सकते हैं, नॉन एडजस्टिंग इवेंट वो होंगे जिसका हम एडजस्टमेंट नहीं कर सकते। समझ में आया? सरकार ने बोली सारे इवेंट्स हम तेरे को चेंज करने नहीं देंगे। सारे इवेंट जो ऑकर हो रहे हैं 31 मार्च और बोर्ड अप्रूवल के डेट के बीच में, वो सारे इवेंट एडजस्टिंग इवेंट नहीं है। उनमें से जो एडजस्टिंग इवेंट है उसी को तू चेंज कर सकता है, जो नॉन एडजस्टिंग है उसको चेंज नहीं कर सकता। अब सर आखिरी बात क्या बची है कि किसको मैं एडजस्टिंग इवेंट बोलूंगा? करेक्ट है, मेरे को सिर्फ एडजस्टिंग इवेंट सीखना है। जो एडजस्टिंग नहीं है वो कौन है? नॉन एडजस्टिंग है। सी है,
ये आखिरी स्टेप एएस 80% खत्म। बोलो, एएस ये बोलता है कि अगर ऐसा कोई इवेंट ऑकर हुआ है, बोलो ऐसा कोई इवेंट ऑकर हुआ है, सब लोग 100% प्रेजेंट है क्लास में। जिस इवेंट को लेके 31 मार्च में या 31 मार्च को कोई कंडीशंस एग्जिस्टिंग है, मतलब उस इवेंट को लेके कुछ थोड़ा मोटा कंडीशन 31 मार्च को आपको पता था। इसका मैं एग्जांपल देता हूं, रेडी है? मान लो मैंने यथार्थ को 10 लाख का लोन दिया, ठीक है ना? अब यथार्थ मेरी बुक्स में एज अ डेटर खड़ा है, मान लो एक बार के लिए, मान लो यथार्थ से मैं धंधा करता हूं, मैंने उसको माल बेचा, उसका पेमेंट पेंडिंग है 10 लाख रुपए। आई एम रिसीवेबल फ्रॉम यथार्थ, ही इज माय डेटर। करंटली देयर इज नो प्रोविजन, ही इज क्लीन शीट, गुड पर्सन, ही विल गिव मी एंटायर मनी। यस, करंटली देयर इज नो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अब क्या हुआ कि गौरांग ने यथार्थ पे केस कर दिया, ठीक है? गौरांग की कुछ पैसे होंगे, यथार्थ ने दिया नहीं, गौरांग ने यथार्थ पे केस कर दिया। ये सब 31 मार्च के पहले हुआ और वो केस चालू है, वो केस चालू है। प्रॉब्लम ये है, अभी तो मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, इनका झगड़ा है। प्रॉब्लम ये है कि 31 मार्च से बोर्ड अप्रूवल के बीच में एक इवेंट हो गया और वो इवेंट में बताया क्या हुआ, कोर्ट ने यथार्थ को बोला कि गौरांग के पैसे वापस कर, और यथार्थ ने क्या बोला, हैंड्स अप। मतलब मैं बैंकरप्ट हो गया, मेरे पास पैसे नहीं है, इसको क्या किसी को देने को पैसे नहीं। अब ये हो गया बोर्ड अप्रूवल के पहले। अब मैं ऐसे बैठा हूं, इनके झगड़े, ठीक है, मेरा ना कोई लेना ना देना, मेरे पैसे तो पूर्ण। अब ये बताओ, अगर ये एएस नहीं होता, ठीक है, आज मैं श्योर हूं कि ये बैंकरप्ट हो गया, तो हैंड्स अप हो गया, तो मेरे बुक्स में जो 10 लाख के लेटर दिख रहे हैं ये फेक है, दिस इज नॉट ट्रू प्रेजेंटेशन ऑफ एफएस, ठीक है? और आज के दिन पे 15 अप्रैल को मैं चाहता हूं कि मैं वो डेटर को जीरो करूं और खर्चा पाक करूं, लेकिन ये एएस नहीं था तो मैं नहीं कर सकता था, क्योंकि ये अक्रूवल थोड़ी है, ये कोई सैलरी का थोड़ी है, ये कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल थोड़ी है। समझ रहे ना मेरी बात? ये कोई अक्रूवल थोड़ी सर, अक्रू काय का अक्रू 31 मार्च का थोड़ी कुछ मालूम था, कोई अक्रू थोड़ी है। लेकिन 31 मार्च के बाद में जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, एक इवेंट आ गया और वो इवेंट मेरे को एडिशनल, सुनो, वो इवेंट मेरे को एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है रिगार्ड्स टू द कंडीशंस दैट वाज लाइंग ऑन 31 मार्च। 31 मार्च को एक कंडीशन थी, किस पे केस चालू था, वो जीत सकता था, वो हार सकता था, उसको लेके एक एडिशनल इंफॉर्मेशन जनरेट हो गई बिफोर बोर्ड अप्रूवल, एक एडिशनल इवेंट हो गया और अब वो कंडीशंस को मेरे को एक एडिशनल इंफॉर्मेशन मिल गई कि भैया ये इवेंट अब खत्म। भयानक बात है, इस इवेंट को मैं बोलूंगा एडजस्टिंग इवेंट। क्या बोलूंगा? एडजस्टिंग इवेंट। क्या बोलूंगा? वापस से और जोर की, क्लियर है? जिस इवेंट को लेके, बोलो, 31 मार्च पे कंडीशन लाइंग थी, 31 मार्च पे कंडीशन लाइव नहीं, लाइंग थी, हाँ लाइव, उस इवेंट को एडजस्टिंग इवेंट बोला जाएगा। क्लियर है? अब आपको हर क्वेश्चन में एक ही चीज देखनी है कि कंडीशन लाइन थी या नहीं थी, समझा? अब मान लो ये समझा, ये एग्जांपल आपको समझ में आया है ना, कि मैंने यथार्थ को, मेरा डेटर था, हमारा कोई बातचीत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 31 मार्च के पहले उस पर एक केस चालू था। यस, ठीक है, इतना ही था, लेकिन मेरे को कुछ पता नहीं था, मेरे को कुछ प्रोबेबिलिटी नहीं लगी कि वो प्रोविजन बनना चाहिए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था।
बोर्ड अप्रूवल के पहले केस खत्म हो गया, उसने बोल दिया बैंकरप्ट हूं, अब मेरे को एडिशनल इवेंट हो गया और दैट इज गिविंग मी एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द कंडीशंस लाइंग एट द बैलेंस शीट डेट। नाउ मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये है मेरा एग्जिस्टिंग इवेंट, और मेरे को क्या करना पड़ेगा, पिछले साल मतलब जो जस्ट खत्म हुआ वो साल, ठीक है, वो साल में ही मेरे को जाके एंट्री पास करनी पड़ेगी टू लेटर बाय प्रोविजनल फॉर डाउटफुल डेट्स या बैड डेट्स, डायरेक्टली जो भी करना है। लेकिन वो कौन से साल में होगी, पिछले साल, क्योंकि कंडीशन पिछले साल में लाई थी और ये इवेंट कब हुआ है, बोर्ड अप्रूवल के पहले। सुनो 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 सुनो, अगर ये इवेंट बोर्ड अप्रूवल के बाद होता तो अलाउड है क्या, हम क्या लिखते हैं, आउट ऑफ स्कोप ऑफ AS4, फिर मैं चेंज नहीं करता, फिर मैं इस साल में एंट्री पास करता बाय बैड डेट टू यथार्थ। बराबर है बात, एकदम बराबर है। तो वो देखना है कि बोर्ड अप्रूवल के पहले या बाद में। अब मैं एक और चीज बोलता हूं, सुन लो, अब एग्जांपल देता हूं नॉन एडजस्टिंग इवेंट, किसका, अब सुन, 31 मार्च हो गया, ध्यान से 31 मार्च हो गया, 30 अप्रैल का बोर्ड अप्रूवल था, 15 अप्रैल को क्या हुआ, हम एफएस बना ही रहे थे, फैक्ट्री में आग लग गई, हमारे सामने आग लगी, हम उठ के पहले घर भागे, अगले दिन आके देखे तो पूरी की पूरी इन्वेंट्री जल गई, ठीक है। अब देखो कितनी बड़ी विडंबना कि मैं मेरे बुक्स में इन्वेंट्री देख रहा हूं कि मेरे पास में 1000 क्वांटिटी है और मैं सामने देख रहा हूं सारी जली हुई, ठीक है, लेकिन मैं मेरे बुक्स में 31 मार्च को जली थी क्या, वो बुक्स में तो आएगी, वो 15 अप्रैल को जल गई। क्या कंडीशंस लाइंग है क्या, नहीं है। 31 मार्च को पता था कि आपको आग लगने वाली है, ये है नॉन एडजस्टिंग इवेंट। क्या है, तो अब इसका एडजस्टमेंट नहीं होगा, अब ये जो होगा अगले साल होगा। लेकिन 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 इसमें एक छोटा सा शार्मक कंडीशन उन्होंने और ऐड किया है, किसमें, नॉन एडजस्टिंग में, किसमें, वो अभी मैंने नहीं किया, मैंने एडजस्ट किया कि एफआईआर को नहीं किया, फिर झगड़े हो रहे, कंपनी बोल रही सर यार आप नॉन एडजस्टिंग इवेंट, फायर लग गई, आप बोलते मैं मेरे सामने इन्वेंट्री देख रहा हूं, बुक्स में दिख रही है 1000 और यहां दिख रही है 0 फिजिकली, कुछ तो करो। सो सरकार ने बोला देखो भैया ये है तो नॉन एडजस्टिंग, मैं एफएस के अमाउंट बदलने नहीं दे सकता, ऐसे तो तुम मेरा मजाक बना दोगे, वो तो मैं नहीं करने दूंगा, मतलब मैं तेरी बैलेंस शीट की इन्वेंट्री को 0 नहीं करने दूंगा क्योंकि वो नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, वो तो भूल जा, मैं और क्या कर सकता हूं वो तू बता, वो तो मैं नहीं करने दूंगा। नहीं, वो बोलते हैं कि आप इसका डिस्क्लोजर कर दो लेकिन एफएस में नहीं करो, आप करो आपके डायरेक्टर्स रिपोर्ट में, काय में, मतलब बोर्ड की रिपोर्ट, ठीक है। एक होता है डायरेक्टर्स रिपोर्ट बनती है, एक मैनेजमेंट की खुद की, जैसा ऑडिटर की रिपोर्ट होती है ना, वैसा मैनेजमेंट की भी रिपोर्ट, बोले मैनेजमेंट की रिपोर्ट में डिस्क्लोज करो कि ऐसा हुआ है और इसका इंपैक्ट हम ये साल लेने वाले हैं, पिछले साल नहीं लेने वाले क्योंकि ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट, ऐसा लिख दे ताकि जो यूजर्स हैं वो जब डायरेक्टर रिपोर्ट पढ़ेंगे तो उनको मालूम पड़ जाएगा कि इन्वेंट्री दिख तो रही है बैलेंस शीट में लेकिन उसमें आग लग गई है और उसका इंपैक्ट अगले साल आना। एफएस में डिस्क्लोज नहीं कर सकता, एफएस में डिस्क्लोज करने वाली एक चीज है जो हम पढ़ने वाले हैं, ये डिस्क्लोज नहीं होगा एफएस के अंदर क्योंकि इसका एफएस से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि 31 मार्च में ऐसा कुछ था नहीं। क्लियर है, पक्का, किसी को डाउट, मजा आ रहा है, इजी है, बिना नोट्स के। वापस से अभी तक क्या किया मैंने, 31 मार्च हुआ है ना, 31 मार्च और 30 अप्रैल को बोर्ड अप्रूवल हुआ, बोर्ड अप्रूवल के बाद में कोई इवेंट होता है गौरांग तो वो तो अपन आउट ऑफ स्कोप ऑफ AS4 बोलते, ध्यान दिया, आउट ऑफ स्कोप ऑफ AS4 बोलते थे, ठीक है। लेकिन अगर इवेंट कोई उसके बीच में हुआ तो हम बोलते पहले तो सारे इवेंट ला लो, पहले सारे ला लो, अब उसमें क्लासिफाई करो, ये एडजस्टिंग है, ये नॉन एडजस्टिंग है, ये एडजस्टिंग है, ये नॉन एडजस्टिंग है। जो एडजस्टिंग है वो एडजस्टिंग क्यों है, क्योंकि 31 मार्च में कंडीशंस लाइन थी और उसको लेके एडिशनल इंफॉर्मेशन देखो मिला। क्लियर है। नॉन एडजस्टिंग इवेंट, उसमें क्या, नॉन एडजस्टिंग इवेंट में अगर नॉन एडजस्टिंग इवेंट मटेरियल हो, अगर नॉन एडजस्टिंग इवेंट मटेरियल हो तो आप उसको डायरेक्टर रिपोर्ट में या बोर्ड रिपोर्ट में डिस्क्लोज कर सकते हो। ध्यान रखना
फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी डिस्क्लोज नहीं कर सकते। क्या करना है? बोर्ड को, वो भी कब? जब नॉन एग्जिस्टिंग मटेरियल हो। यहां तक पहुंच गए। अब चौथी बात और मोस्टली आखिरी बात, बोल दू हाथों हाथी, फ्लो में काम चल रहा है। अब वो बोलते हैं कि मान लो ऐसा हो गया समर्थ कि भयानक आग लग गई, भयानक आग लग गई, पूरी फैक्ट्री जल गई धू धू करके, और मेरे पास उसका कोई इंश्योरेंस क्लेम नहीं है, कोई, और मेरे पास कोई उसका रिस्ट्रक्चरिंग प्लान नहीं है, ना ही मेरे पास पैसे हैं उसको चलाने के। तो क्या इफेक्ट हो गया? गोइंग कंसर्न अफेक्ट हो गया। गोइंग कंसर्न अजम्पशन ऑफ अकाउंटिंग याद है ना? गोइंग कंसर्न अजम्पशन ऑफ अकाउंटिंग क्या बोलता है कि कंपनी फोर्सेबल फ्यूचर में चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। वो गोइंग कंसर्न का अजम्पशन अफेक्ट हो गया। ठीक है, अब सच्ची बताओ, एक चीज तुम्हारे दिल से बताओ, अब सरकार को पूछने भी जाओगे कि तुम, जब गोइंग कंसर्न अजम्पशन ही अफेक्ट हो गया, आज की आज शेयर होल्डर्स को बताना पड़ेगा, आज की आज इंपैक्ट डालना पड़ेगा। सरकार बोलती है अगर ऐसा कुछ हो जाए, इन दैट सिनेरियो ये एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग को भूल जाओ, अपने पूरे की पूरे एफएस रीड्राफ्ट करो ऑन नॉट गोइंग कंसर्न बेसिस। ठीक है, और फिर उसमें क्या होता है कि सारी वैल्यूज हम लोग रियलाइजेबल वैल्यू पे लिख देते हैं। ठीक है, गोइंग कंसर्न बेसिस में अकाउंटिंग, अगर गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है तो अपन जो कर रहे हैं वही है, लेकिन अगर गोइंग कंसर्न हैम्पर हो गया तो पूरे के पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रियलाइजेबल वैल्यू पे लाना पड़ता है। मतलब अगर तेरे बुक्स में पीपी है ना, वो नॉर्मली काय पे खड़ी है? बुक वैल्यू माइनस डेप्रिसिएशन माइनस, ऐसे नेट बुक वैल्यू पे खड़ी है, लेकिन अभी गोइंग कंसर्न हैम्पर हो गया, अब वो बुक वैल्यू, अब वो जो बिल्डिंग है, जो पीपी है, उसको आज के अगर तू बेचेगा तो कितना रियलाइज करेगा, वो अमाउंट पे बैलेंस शीट पे लिख। बेसिकली बोलते हैं पूरी एफएस को रियलाइजेबल वैल्यू के हिसाब से बना लो, और बड़ा सारा डिस्क्लोजर जो सफान ने बोला एफएस में डिस्क्लोज कर दो। ये हो गई हद पार आइटम, मतलब गोइंग कंसर्न ही अफेक्ट हो गया, वैसा कोई इवेंट हो गया। क्लियर है? 9/11, मान लो 9/11 होता था 31 मार्च और 30 अप्रैल के बीच में। ठीक है, वो बिल्डिंग से प्लेन गुजर गया, वो स्टार्टर था, उसका एक ही फ्लोर था पूरा, वो पूरा की पूरा फ्लोर उड़ गया, आदमी सब मर गए उसमें से। तो गोइंग कंसर्न खत्म, सब खत्म, बर्बाद। क्या करना पड़ेगा? फटाफट एडजस्टिंग, कितने बेशरम, एडजस्टिंग नॉलेज, वो कौन देखेगा भाई, अब क्या कैसे पूरा की पूरा एफएस बना रियलाइजेबल वैल्यू पे, और एफएस में डिस्क्लोज कर, ये गोइंग कंसर्न खत्म है, अगले साल से आना मत। ठीक है, खत्म एस, ऑलमोस्ट एस खत्म। समझ में आई बात? अब पढ़ते हैं नोट से, चलो। अभी है ना, अपनी पहले सबसे पहले तो ना अपनी नोट्स में ये डायग्राम बना लो, अभी के भी ये वाला पहले बना लो। देखो यहाँ पे 31 जुलाई लिखा है, आप 30 अप्रैल लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, वो डेट तो कोई भी हो सकता है। हेडिंग डालना AS4, उसका नाम, ये ब्लू वाला इतना लिखो, जितना मैंने सर्कल किया ना उतना लिखो सिर्फ। अब देखने का काम नहीं, बना लो उसको, क्या देख रहे बार बार। अभी है ना, पहले है ना ये एएस में एक कंटिजेंसी होती थी, ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या किया, एक नया एएस बनाया AS29, उसमें ये लोग कंटिजेंसी को डील करते हैं, तो उन्होंने यहां से सारी कंटिजेंसी निकाल दी ये वाले एएस से। इसके लिए एएस हो गया छोटा, इसमें सिर्फ एक कंटिजेंसी रह गई, और वो है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वाली, और उसके ऊपर अनेक क्वेश्चन अपन क्वेश्चन बैंक में देख लेंगे, तो ये लिखने का जरूरत है नहीं, मतलब कंटिजेंसी खत्म।
वो सिर्फ नाम रह गया, आगे पीछे नाम बदल देंगे, वो लोग इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट लिख देंगे। टू योर नॉलेज, इंडेस जो है हर एएस का करस्पॉन्डिंग इंडेस है। सीए फाइनल में आप इंडेस पढ़ते हो, इंटर में आप एएस पढ़ते हो, इसका जो करस्पॉन्डिंग इंडेस है उसके नाम में कंटिजेंसी हट चुका है, सिर्फ इवेंट ऑकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट ही है, एएस में हटाना बाकी है। ठीक है, अब आ जाओ ये वाला। ठीक है, अब सुनो, ये लिखो अगला, जल्दी जल्दी लिखो जरा। है ना, इसी तरीके से प्रेजेंट करो डेफिनेशन को। है ना, जो अपना डायग्राम था ना स्टार्टिंग में बनाया जो, उसमें आगे है ना एक और डेट डाल दो शेयर होल्डर अप्रूवल की, डायग्राम को एक्सटेंड कर दो राइट में। डायग्राम को एक्सटेंड कर दो ऊपर वाले। हो गया। अब है ना ये जो एफएस की डेट और बोर्ड अप्रूवल की डेट है ना, उसके नीचे एरो करके लिख दो AS4, है ना, और ये जो यहां पे जो होगा ऐसा ऐसा करिए, ऐसा ऐसा कर दो इसको, ऐसे यहां जो होगा उसी को हम लोग बोलेंगे इवेंट ऑकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, और यहां जो होगा उसको ऐसा क्रॉस कर दो ताकि आपको याद रहे, क्योंकि एक दो क्वेश्चन में उन्होंने शेयर होल्डर अप्रूवल डेट लिखा है बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन हमको क्लियर है कि हम सर सिर्फ बोर्ड अप्रूवल का ही लेंगे। लिख दिया। हो गया ना, चलो अब देखो, लिखते लिखते पढ़ लिया होगा आप लोगों ने, है ना। अब देखो एक चीज और क्लियर कर देता हूं कि वो जो इवेंट हो रहा है, जो इवेंट एडजस्टिंग है या नॉन एडजस्ट जो भी है, वो इवेंट फेवरेबल भी हो सकता है और अनफेवरेबल भी हो सकता है। मैंने आपको सिर्फ अनफेवरेबल बताया, लेकिन फेवरेबल भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सर फेवरेबल रहेगा तो अपन नहीं करेंगे, दोनों का चेंज करेंगे। ऐसा एएस में नहीं लिखा है कि फेवरेबल रहेगा तो नहीं करेंगे, फेवरेबल हो अनफेवरेबल हो, अगर कंडीशन लाइन है तो फिर 31 मार्च पे ही उसकी रिकॉर्डिंग होगी, चाहे इनकम हो चाहे एक्सपेंस हो। क्लियर है, मतलब जो यथार्थ का एग्जांपल है, मान लो उल्टा पकड़ो, मैंने 31 मार्च में उसका बहुत सारा प्रोविजन बना के रखा हुआ है कि ये पैसा देने वाला नहीं है, और 15 अप्रैल को मेरे को मालूम पड़ता है कि इसको बहुत बड़ी लॉटरी लग गई, पब्लिक स्टेटमेंट दिया कि मैं सबके पैसे चुकता कर दूंगा। ठीक है, देयर वाज कंडीशंस लाइंग, है ना, और एक इवेंट हो गया विच इज गिविंग मी एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द कंडीशंस विच वर लाइंग ऑन 31 मार्च, तो ये मेरे लिए हो गया फेवरेबल इवेंट। हम क्वेश्चंस में काफी फेवरेबल इवेंट भी देखने वाले हैं, समझा ना। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट नहीं लगता, अफेक्ट नहीं होता प्रूडेंस। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, व्हेन इट इज सर्टेन दैट द इनकम विल बी रियलाइज्ड। बराबर है, तूने प्रोविजन बनाई थी ये सोच के कि तेरे को कुछ मिलने वाला नहीं है, अब उसको लॉटरी लग गई, स्टेटमेंट दे दिया कि मैं पैसा देने वाला हूं, मतलब सर्टेन है कि अब वो तेरे को रियलाइज होने वाला है। ऐसे तो तू ये बोल कि इनकम को कैश बेसिस पे रिकॉर्ड करती हो और एक्सपेंस को अक्रूवल बेसिस पे रिकॉर्ड करती हो, फिर तो वही बात हो गई। तो सिर्फ कैश मिलना इज नॉट प्रूडेंस। अगर आपको वर्चुअली सर्टेन भी है कि इनकम होने वाली है, रियलाइज होने वाली है, इनकम तो हो गई लेकिन वो रियलाइज होने वाली है, तो इनकम रिकॉर्ड करेंगे। अपन करते ना डेटर, दिन रात डेटर करते अपन, बाय डेटर टू सेल्स, बाय डेटर टू सेल्स, बाय डेटर टू सेल्स। डेटर तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है यार, है ना, तो उसमें पैसा मिला थोड़ी है, सिर्फ सेल हो गया है ना। तो प्रूडेंस कंसेप्ट एक हद तक लगता है, यहां पे सर्टेन है कि वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ एक्टिविटी रियलाइज हो गई पैसा। ठीक है, ओके डन, सबको क्लियर है कि ये
पक्का? अगली स्लाइड पे आ जाओ, ऐसा लिखो, टाइप्स ऑफ इवेंट्स, एडजस्टिंग, नॉन एडजस्टिंग। एडजस्टिंग के सामने मतलब लिखने के लिए जगह भी छोड़ना, या तो तुम ऐसा नीचे का एरो बनाओ, देखो ऐसा बनाओ एरो, डाउन एरो बनाओ, साइड की जगह पे डाउन एरो बनाओ, ताकि तुम नीचे नरेशन लिख पाओ। ये जो है ना, इसको ऐसे डाउन बनाओ। अभी एडजस्टिंग में लिखो, दीज आर इवेंट्स, लिखो दीज आर इवेंट्स दैट प्रोवाइड फर्दर एविडेंस। इसको फर्दर एविडेंस बोल दो या एडिशनल इंफॉर्मेशन बोल दो, एज पर योर विश। लिखा? अभी एग्जांपल लिखो एज इट इज। लिख दिया? ठीक है, डेटर का केस था, है ना, वो लॉस्ट हो गया, बैंकक्रप्ट हो गया। ठीक है, तो हमको पूरा की पूरा प्रोविजन 100% क्रिएट करना पड़ेगा। हम में ये कंडीशन एग्जिस्टिंग थी, इसके लिए ये एडजस्टिंग इवेंट है। क्लियर है? ये जो ये वाली डेट है ना, इसको लिख देना बोर्ड अप्रूवल डेट। बोर्ड अप्रूवल डेट क्या? ठीक है, कौन सी बैच? कौन सी बैच? अच्छा ठीक, ठीक है, ओके ओके। अभी ये आखिरी स्लाइड आपको लिखना है, जो सच इवेंट विल बी एडजस्टेड, उसी में एरो में नीचे लिख देना। ठीक है, एडजस्टिंग इवेंट विल बी एडजस्टेड। नहीं भी लिखा ठीक है, वो ना समझ में आ जाता अपने को। एग्जाम्पल जरूर लिखो कि एडजस्टिंग इवेंट के एग्जाम्पल क्या है। पहला क्या है? चोरी हो गई। ये ध्यान से सुनना, अगर पिछले साल में कोई चोरी हुई, पिछले साल में कोई फ्रॉड हुआ जो तुम्हें इस साल मालूम, मतलब अभी मालूम पड़ रहा, तो ये एडजस्टिंग इवेंट है। ठीक है, 31 मार्च के पहले चोरी हुई, 31 मार्च के पहले फ्रॉड हुआ और तुमको बोर्ड अप्रूवल के पहले पता चल गया, तो वो एडजस्टिंग इवेंट माना जाएगा। ये बेयर एक्ट में दिया हुआ एग्जाम्पल है। मेरे को थोड़ा अटपटा लगता है, ठीक है, लेकिन उन्होंने एग्जाम अपने को ये समझ के चलना है, ये मान के चलना। मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली कि वो चोरी हुई, कंडीशन तो क्या ही लाइन थी, मेरे को पता नहीं थी कंडीशन, लेकिन वो लोग अज्यूम करते कि वो कंडीशन थी थेफ्ट और फ्रॉड में। क्लियर है? हाँ, वापस बोल रहा हूं, बाद में आंसर गलत करोगे तो तुम्हारी इच्छा। अगर कोई चोरी हुई या फ्रॉड हुआ
पिछले साल में जो तुमको अभी बोर्ड अप्रूवल के पहले मालूम पड़ गया, तो ये क्या रहेगा? एडजस्टिंग इवेंट, assuming की conditions were lying at the balance sheet date. दूसरा लिखो, डेटर जिसपे केस हुआ था इस साल के पहले और साल के बाद में वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया। तीसरा देखो, सब्सटेंस ओवर फॉर्म का ही केस है कहीं ना कहीं कि पीपी का हमने सेल परचेस कर लिया साल के पहले, सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन साल के बाद हुआ। सब्सटेंस ओवर फॉर्म का कंसेप्ट भी वही बोलता है। सब्सटेंस ओवर फॉर्म क्या था? अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्ट करने का सेकेंडरी कंसिडरेशन। एमएसपी, जीसीए, मटेरियलिटी, सब्सटेंस ओवर फॉर्म और प्रूडेंस, ये तीन थे सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी के। जीसीए, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और अप्रूवल, ये फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशंस। चौथा, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री गॉन डाउन आफ्टर ईयर एंड फॉर विच कंडीशंस वर एग्जिस्टिंग बिफोर द ईयर एंड। इन्वेंट्री का वैल्यू सडनली कम हो गया, कंडीशंस थी कुछ और अब कंफर्मेशन हो गया उसका। चलो लिख दिया, हाँ लिखो। डन, ठीक है। अब है ना वीडियो निकालो, अपने अपने रिस्पेक्टिव ग्रुप में डाल दो, ये आपका होमवर्क है। चालू किया? स्टार्टेड? बस यहां तक लिखना है, इसके बाद में एक केस और है वो मैं कल लिखाऊंगा, ठीक है। डन। इतनी नोट्स तुमको अच्छे से बना के लाना है और उसको पढ़ के भी आना है, ठीक है। अब अपने अपने होमवर्क ओपन कर दो फटाफट। क्या? कौन सी? बस ये तो लिखी ना अपन ने, बेसिकली। चलो